A9 हिंदी। गए अधिकारी केपलर सेना में किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हुए। जिस मेजर और कैप्टन को उन्होंने पकड़ा था, दोनों का शाही परिवार था और बाकी 3 पायलटों को बहुत ही मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। सिग्नस बेड़े ने लॉर्ड कमांडर द्वारा पैदा की गई तबाही से बचने के लिए कैदियों की अदला बदली की बातचीत का सहारा लेने का फैसला किया और युद्धविराम और ग्रह से वापसी की योजना बनाते हुए उसे युद्धोन्मादी और बलि का बकरा बना दिया। ग्रह पर मौजूद 18 जनरलों में से केवल 6 ही पकड़े गए या मारे गए, लेकिन ये सब एक ही दिन में हुआ और इसमें लॉर्ड जनरल भी शामिल थे, जिन्हें उस समय रक्षा विभाग के प्रशासन के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त था। ब्रिज डिफेंस जोन अब्राहम केपलर पर वापसी की तैयारी करें। प्रक्षेपण 72 घंटों में निर्धारित है। कृपया अपने लैंडर को पुनः कक्षा में भेजने की तैयारी शुरू कर दें। सेंट्रल कमांड को अगले 24 घंटों के भीतर लैंडर की कार्यक्षमता की पुष्टि चाहिए। अगर लैंडर निष्क्रिय है तो वैकल्पिक निष्कासन के लिए सीधे कमांड को सूचित करें। मैक्स और उसकी यूनिट को आदेश मिलते हैं। आपने आदेश सुना। लैंडर को खोदने और निदान करने का समय आ गया है। अब्राहम केपलर पर वापस आने में 72 घंटे बाकी हैं। मैक्स गांव में इकट्ठी हुई इकाइयों को संदेश भेजता है। इससे थोड़ी उलझन होती है क्योंकि वे सभी अब्राहम केपलर पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि यह सामान्य नहीं है और एक तीव्र कक्षीय युद्ध में इस बात की अच्छी संभावना है कि कुछ परिवहन जहाज नष्ट हो जाएं या वर्तमान में निष्क्रिय हों। ऐसे युद्ध के बाद मानक प्रक्रिया ये है कि सभी को यथासंभव कुशलता से निकाला जाए और एक स्टेजिंग बेस पर पुनर्गठित किया जाए ताकि उन जहाजों की संख्या बढ़ाई जा सके जो अभी भी सेवा में हैं, साथ ही कमजोर इकाइयों की संख्या भी बढ़ाई जा सके। उन्हें नई भर्ती में शामिल किया जा सकता है या अपनी सेवा समाप्ति के करीब पहुंच रही पैदल सेना इकाई के मामले में संभवतः जल्दी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इसके बाद आपकी क्या योजनाएं हैं, जनरल कार्ब? मैंने सुना है कि विद्रोह के शुरुआती दौर में ही, हमारे पहुंचने से पहले ही, आपने अपने सह पायलट को खो दिया था। मैक्स उस शाम फालेंक्स क्लास के पायलट से उसकी योजनाओं के बारे में उत्सुकता से पूछता है। युद्ध से पहले कार्ब का क्रोध इसी ग्रह पर तैनात था और यह उसका ग्रह भी है, लेकिन इस समय अधिकांश आबादी मर चुकी है और ग्रह की हालत भी बहुत खराब है। मैं तबादले तक हमारे सम्मानित मेहमानों के साथ रहूंगा, फिर वापस जाकर देखूंगा कि मेरे घर का कुछ बचा है या नहीं। आखिरकार यही मेरी दुनिया है, जनरल ने पुष्टि की। इतने सारे मेचा की मदद से लैंडर को खोदने में बस कुछ ही घंटे लगते हैं और सभी सिस्टम अच्छी तरह से परीक्षण करते हैं। एक त्वरित परीक्षण फायर इसे बिना किसी समस्या के जमीन से और खोदे गए गड्ढे से बाहर निकाल देता है, इसलिए मैक्स परीक्षण फायर की जानकारी कमांड को भेजता है और पैदल सेना को संरचना की दोबारा जांच करने और एक और दबाव धारण परीक्षण करने के लिए कहता है। वे ही लैंडर के अंदर के वातावरण से असुरक्षित होंगे। अगर ये लीक होता है तो वे सभी मर जाएंगे, इसलिए वे इसका परीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। 2 दिनों तक मैक्स अकादमी के कमांड रूम में रैंकिंग अधिकारियों के साथ कागजी कार्रवाई करता रहा, जबकि पुल पर मौजूद रक्षा दल योग्यता और युद्ध ट्रॉफियों के लिए लैंडर में अपनी सारी चीजें पैक कर रहा था। अपने आगमन के बाद से उन्होंने 2 अलग अलग देशों से भारी मात्रा में उपकरण हासिल किए हैं। मेचा चेसिस, बख्तरबंद कार्मिक परिवहन जिन पर उन्होंने रॉकेट पॉड्स लगाए, स्पेयर पार्ट्स, बंदूकें और तरह तरह की चीजें जिन्हें वे अपनी अगली लड़ाइयों के लिए रखना चाहते हैं। अंत में वे मुश्किल से ही सभी जरूरी उपकरण फिट कर पाते हैं, लेकिन सब कुछ फिट हो जाता है और लैंडर के लिए अधिकतम स्वीकार्य वजन से थोड़ा कम है जब उनके मेचा और सैनिक जुड़ जाते हैं। उड़ान भरने से 4 घंटे पहले कमान से सूचनाएं आएंगी। कार्ब का क्रोध पीछे ही रहेगा। उसकी ड्यूटी के लिए उसे इसी ग्रह पर रहना होगा और कक्षीय स्कैन से पता चलता है कि उसका गृहनगर अपेक्षाकृत सुरक्षित है। रैंसम के लिए इकट्ठा हुए अधिकारी मैक्स और उसके साथियों के साथ अब्राहम केपलर जाएंगे, जहां आधिकारिक तौर पर कैदियों की अदला बदली होगी। शाइनिंग डार्कनेस भी अब्राहम केपलर में वापस लौटेगा। कार्पे नोक्टिम और एक बख्तरबंद रेजिमेंट उनके साथ जुड़ेगी, क्योंकि उनका परिवहन जहाज कक्षीय युद्ध में नष्ट हो गया था। पुल पर मौजूद ज्यादातर पैदल सेना और मेचा, जिन्होंने मैक्स के साथ युद्ध शुरू नहीं किया था, उन्हीं रेजिमेंटों से हैं, इसलिए यह उनके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें पुनर्गठन का इंतजार करने के बजाय तुरंत अपने साथियों के साथ फिर से जुड़ना होगा। तो क्या तुम आखिरकार हमारे साथ यहाँ आओगे, तारित? आदेश तय होने के बाद कैप्टन टासस मजाक करते हैं। या तुम वहां इतने सहज हो गए हो कि जाने का इरादा ही नहीं कर रहे? कैप्टन टासस को कोई मौखिक जवाब नहीं मिलता। इसके बजाय उनकी कलाई पर लगे डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर फंक्शन को एक कॉकपिट बंद की तस्वीर मिलती है, जिस पर मुलायम कंबल और तकिए बिछे हैं और बीच में एक डेटा टैबलेट खुला है जिस पर एम्ब्रेसिंग मिनिमलिज्म फॉर अ बिगर लाइफ नामक किताब रखी है।
तो उसने क्या कहा? मैक्स पूछता है, ये सोचते हुए कि वह अपने दोस्त को फिर से कब देख पाएगा, और कैप्टन उसे हंसते हुए तस्वीर दिखाता है। हाँ, लगता है वो उसी की तरह है। मैं क्रू से कहूंगा कि सबके तितर बितर होने से पहले उसे उतार दूं। मैक्स ने उत्सुक कैप्टन को आश्वस्त किया। रक्षा बलों के लंबे समय से सेवारत सदस्य नए सैनिकों को भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे हैं कि तारित्स रेज एक स्वायत्त मेचा है जो अपने ऑनबोर्ड सिस्टम में समाहित शुद्ध रक्त पिपासा पर काम करती है। पैदल सेना अंधविश्वासी मानी जाती है और यह अफवाह पूरी तरह से फैल गई है। उसकी आक्रामक युद्ध शैली और इंटरकॉम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उसकी संशोधित आवाजें भी स्थिति में कोई मदद नहीं कर पाईं। अंत में मैक्स को उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उड़ान भरने से ठीक पहले एक प्रोटोकॉल नोटिस पूरी बटालियन को सूचित करता है कि वरिष्ठ अधिकारी और सभी उपस्थित कुलीनों को पकड़े गए अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करनी होगी जब तक कि उन्हें सौंप न दिया जाए, और प्रत्येक सम्मानित अतिथि के लिए 2 सशस्त्र गार्ड तैनात रहेंगे। निको का नाम आदेश में लेडी तारित के रूप में सूचीबद्ध है तथा कैप्लर 142 स्टेशन से भेजे गए सत्यापन दस्तावेजों से तारित रेज की तैनाती के समय उसकी पहचान और वंशावली की पुष्टि होती है। वीआईपी ट्रीटमेंट पाने के लिए उन्होंने किससे संबंध बनाए? निको, जो कक्षा छोड़ने के बाद पहली बार अपने मेचा से बाहर निकलती है, शिकायत करती है और पास के अधिकारी उसके चिड़चिड़े स्वभाव पर हंसते हैं और जिस तरह से वह इन दिनों सूरज को ढकने वाली मोटी धुंध में भी अपनी आंखों को बचाती है। कैप्टन टासस, कैप्टन कैटन, आप दोनों 5-5 आदमी गार्ड ड्यूटी पर भेजेंगे। मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता, इसलिए उन्हें सुधारो। मैक्स आदेश देता है और दोनों अधिकारी अपने सैनिकों को सूचित करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैक्स की कमान इस बात की गारंटी देती है कि दोनों कैप्टन गार्ड टीम में होंगे, साथ ही कुछ अंधविश्वासी सैनिक भी होंगे जो मायावी निको तारित को देखने के लिए उत्सुक होंगे। वे 2-2 और अधिकारी और 2-2 भर्ती किए गए सैनिक भी साथ लाते हैं, ताकि अगर कोई काम हो जाए तो भर्ती किए गए सैनिकों को शिकायत करने के कम मौके मिले। तारित के क्रोध के अंदर एक युवती के होने की संभावना सैनिकों के बीच चर्चा का विषय और अफवाह रही है। भर्ती किए गए सैनिकों को बाहर रखने से सिर्फ नाराजगी ही बढ़ेगी। लेडी तारित चिड़चिड़े मूड में लग रही हैं। पकड़े गए सिग्नेस जनरलों में से एक मैक्स को यह नोट करता है जब वह उसे कैप्टन के साथ आदेशों पर चर्चा करते हुए देखता है। उसने 3 दिनों से किसी को नहीं मारा है, इससे वह चिड़चिड़ी हो गई है। मैक्स हंसता है, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि वह अपने कॉकपिट से बाहर निकलकर लोगों से बातचीत करना ही नहीं चाहती। यहाँ वह बातचीत बंद करने के लिए अपना रेडियो किसी दूसरे चैनल पर नहीं चला सकती। मैक्स जानता है कि उसने ऐसा 1 से ज्यादा बार किया था, उसने उसके मन में ये देखा था। बाकी सब यही मान रहे थे कि उसका रेडियो खराब हो गया है और वह उसे ठीक करने में लगी है, लेकिन असल में उसे लोगों से बातचीत से ज्यादा अपने साथ लाई गई किताब में दिलचस्पी थी और उसने बस सेंसर और अलर्ट का वॉल्यूम बढ़ा रखा था। कक्षा में अन्य अधिकारियों के साथ जाने के आदेश के बावजूद निको ने अपने मेचा से बाहर निकलने के लिए आखिरी क्षण तक इंतजार किया, जब बाकी सभी टेक ऑफ के लिए सुरक्षित हो गए थे। वह पतवार से नीचे उतरकर सुरक्षा बीम पर एक ऐसी शानदार उछाल के साथ पहुंची जो स्पष्ट रूप से एक सामान्य इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा थी, और वहां मौजूद पैदल सेना को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जो स्तब्ध होकर देख रहे थे। मैंने सोचा था कि वह अंदर ही बंद रहेगी। क्या तुमने नहीं सुना? उसे बंदी जनरलों के साथ जाने का आदेश दिया गया था। वह बहुत छोटी है। पायलट निको से पहली मुलाकात पर बटालियन के मन में यही विचार उमड़ रहा था। उनके प्रवास के दौरान उनकी 145 सेमी की ऊंचाई जरा भी नहीं बढ़ी थी, जबकि मैक्स को पहले ही अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म बदलनी पड़ी थी। युद्ध के बाद पहली सुबह जब उसने अपनी पुरानी ड्रेस यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश की तो वह छाती और पैरों के लिए एक साइज छोटी लग रही थी। पायलट सूट साइज के मामले में ज्यादा सहज थे। स्वागत है कैप्टन। निको, दरवाजे के गार्ड ने कैदी के केबिन में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया। आप तारित रेज के कैप्टन निको हैं। वह आश्चर्य से हकलाया। अच्छी प्रतिक्रिया, मुझे वो हैरान चेहरा पसंद आया। अब क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगे और खुद को सुरक्षित करेंगे ताकि हम उड़ान भर सकें? निको ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। गार्ड दरवाजा खोलता है, पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। देरी के लिए क्षमा करें सज्जनों, हमें उड़ान के लिए तैयार रहना चाहिए। हर सिग्नेस अधिकारी के चेहरे पर एक गहरा सदमा था। ये निडर और क्रूर तारित रेज की पायलट है। ये छोटी बच्ची, उसने बिल्कुल फिट कैप्टन की वर्दी पहनी है तो जरूर वही होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वह जल्दबाज और आक्रामक पायलट कोई बड़ा और रौबदार इंसान होगा।
उनके सामने जो व्यक्ति है वह उनके मन में बनी छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता। क्या हमें यकीन है कि केपलर साम्राज्य युद्ध अपराध नहीं कर रहा है? पकड़े गए मेजर ने पूछा। युद्ध में भर्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो बाल सैनिकों के इस्तेमाल पर रोक लगाती हैं। निको हंसती है और खुद को सुरक्षित करने के लिए एक कुर्सी पर कूद जाती है, जबकि बाकी लोग कोई ठोस जवाब ढूंढते हैं। क्योंकि हाँ, सभी कानूनी मानदंडों के अनुसार उनका कमांड स्टाफ युद्ध अपराधों का सबूत है। इन पायलटों को सौंपे जाने के बाद न तो स्टालवार्ट और न ही तारित्स रेज को पूरे 1 साल के लिए युद्ध में भेजा जाना चाहिए था, और सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होता भी नहीं। विद्रोह के कारण आपातकालीन तैनाती करनी पड़ी थी, और यह बात कि क्रूसेडर्स में ऐसे कैडेट पायलट थे जिन्होंने यौवन के बाद वयस्कता के लिए निर्धारित 2 साल की कानूनी अवधि पूरी नहीं की थी, कमांड के ध्यान में ही नहीं आई। क्रूसेडर्स को पायलट करने के लिए इतनी जल्दी पदोन्नति लगभग अनसुनी थी, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बेलमोंट की लड़ाई के बाद वे दोनों पुनर्तः कमीशन प्राप्त और युद्ध परीक्षित अधिकारी थे, इसलिए कमांड ने आधिकारिक अभिलेखों में उनकी जन्मतिथि को समायोजित कर दिया और ऐसा दिखावा किया कि जैसे कभी कोई अप्रिय घटना घटित ही नहीं हुई थी। दिखावा धोखा दे सकता है, जनरल। हालांकि मुझे यकीन है कि मैं अभी भी अपनी जवानी के चरम पर हूं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जब केपलर और सिग्नस सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई थी तब मैं पहले से ही एक अनुभवी अधिकारी था। निको ने उन्हें आश्वस्त करते हुए बारीक विवरणों को अनदेखा किया। हम अकादमी में एक ही क्लास में थे, कैप्टन निको मुझसे बस कुछ ही मिनट छोटे हैं। मैक्स ने उन्हें आश्वस्त करते हुए उन्हें आश्वस्त किया, जिससे उनका मन शांत हुआ। हालांकि वह अभी भी जवान दिखता है, वो एक लंबा और गठीले शरीर वाला युवक बन गया है। मेचा के अंदर बिताए समय से उसके कटे हुए रेतीले सुनहरे बाल थोड़े काले हो गए हैं और युद्ध के तनाव ने उसके चेहरे पर एक समझदारी भर दी है जिससे वह ज्यादा परिपक्व और जिम्मेदार दिखता है। सिग्नस के लिए लड़ाकू सैनिकों के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 14 साल है। इस पुनर्जन्म में मैक्स उससे सिर्फ 1 साल छोटा है, लेकिन अपने पिछले जन्म की यादों के धीरे धीरे गहराने के साथ उसे अपनी उम्र का एहसास हुए काफी समय हो गया है। पकड़े गए अधिकारी इस मुठभेड़ से पहले उस छोटे कद के पायलट के अनुभवी होने की खबर को पचाने में कुछ पल लगाते हैं और कमरे में कुछ पल के लिए एक सुखद सन्नाटा छा जाता है। अब जबकि लड़ाई खत्म हो गई है और वह सचमुच आराम कर सकता है, मैक्स भी अपने सिस्टम में बदलाव महसूस करने लगा है। किसी भी तरह के प्रशिक्षण की तुलना में प्रत्यक्ष युद्ध एक सैनिक को ज्यादा निखारने में मदद करता है, और मैक्स को यकीन है कि इस तैनाती से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ है। बस उसे बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं हुई, जबकि वह अपने बहुलक्षीकरण कौशल की सटीकता और गति में हुई वृद्धि के परिणामों को देख सकता था। केरेस मैक्स संगतता निर्धारित रैंक ए, प्राथमिक विशेषता STR 2.5x संशोधक, द्वितीयक बोनस डेक्स 2x SPD 2x, STR 3+105%, DEX 3+62%, SPD 3+62%, जन्मजात प्रतिभा मन पढ़ने की क्षमता, अतिरिक्त फंक्शन इकाई अनुकूलन, अतिरिक्त कार्य बहुबिंदु लक्ष्यीकरण, अतिरिक्त कार्य स्प्लिट फायर, सभी को सुरक्षित रूप से बांधकर लैंडर प्रक्षेपण से पहले अपनी अंतिम जांच के लिए तैयार था। कार्प का क्रोध भी तब तक क्षेत्र नहीं छोड़ेगा जब तक वे क्षितिज के पार न पहुंच जाएं, ताकि कैदियों की हत्या का कोई प्रयास न हो। अपने हथियारों के समूह के साथ वह लैंडर पर दागी जा सकने वाली अधिकांश प्रकार की मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम था, जो मैक्स की घर वापसी यात्रा के लिए एक छोटी सी अतिरिक्त सुरक्षा थी। युद्ध की तत्काल हड़बड़ी के बिना लैंडर जमीन से आसानी से ऊपर उठता है और गुरुत्वाकर्षण विरोधी क्षेत्र में मडराते हुए आगे की उड़ान में प्रवेश करता है। कक्षा में पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन प्राप्त करने के लिए उन्हें सिग्नस लाइट मेचा के अधिकांश टैंकों को खाली करना पड़ा, जिनमें अभी भी टैंक बरकरार थे, और अपने लाइट मेचा को 1/4 टैंक से नीचे लाना पड़ा, और इसके बावजूद अगर उन्हें और अधिक पैंतरेबाजी करनी पड़ी तो ईंधन का स्तर उनके पास ही था। लैंडर्स के लिए ईंधन योजना यह मानकर बनाई गई थी कि वे वापस उसी वजन के या उससे हल्के वजन के साथ आएंगे जैसा कि उन्होंने लैंड करते समय किया था, ताकि युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान और हल्के मेचा के इस्तेमाल को ध्यान में रखा जा सके। उनकी यूनिट के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए सुधार की जरूरत थी। अधिकारी कक्ष में अधिकांश यात्री चुप हैं, क्योंकि वे अपने लॉन्च को खोजे जाने और एक या दूसरे पक्ष द्वारा हमला किए जाने के बारे में चिंतित हैं, लेकिन निको और जनरल किर्कलैंड सभी चीजों की आंतरिक सजावट के बारे में विनम्र बातचीत कर रहे हैं। दोनों का मानना है कि मानक नीरस रंग योजना पायलट के मानसिक ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि रंगों की विस्तृत विविधता, साथ ही गर्म और आरामदायक स्वर पायलटों को सहज महसूस करने में मदद करेंगे।
जब पायलट अधिक आराम से होते हैं तो उन्हें अपने मेचा के साथ अधिक तालमेल बिठाना चाहिए, जिससे थकान का स्तर कम होगा, उनकी सतर्कता बढ़ेगी और प्रतिक्रिया समय भी कम होगा। दूसरे जनरल इस बात से खुश लग रहे हैं कि वे एक दूसरे के नियंत्रण के हथकंडे और अपने अपने मेचा की सीमाओं के बारे में कितनी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सिग्नस अधिकारियों की निगरानी के लिए मौजूद पैदल सेना के अधिकारी बढ़ी हुई पायलट दक्षता के निहितार्थों से थोड़े भयभीत लग रहे हैं। थोड़ा और ज्यादा घातक मेचा उनके लिए और भी ज्यादा क्रूर नरसंहार का मतलब है। लेडी तारित, क्या ये सच है कि आपने युद्ध में दुश्मन के लाइट मेचा को डराने के लिए अपने क्रूसेडर के पैरों के तलवों पर खोपड़ियां चित्रित की थीं? पकड़े गए कर्नलों में से एक ने पूछा, जिससे मैक्स की सेना के सभी सदस्य हंस पड़े। इसके विपरीत टाटित के रैज के पैरों पर स्माइली चेहरे बने हैं। ये डराने धमकाने का एक दयालु और सौम्य तरीका है। निको असहमत होता है, जिससे मैक्स हंसी से लोटपोट हो जाता है। लेकिन तारित का क्रोध एक मेचा के रूप में अपनी प्राचीन निर्माण प्रणाली के अलावा शायद ही उल्लेखनीय है। मैंने इसे अभी तक अनुकूलित भी नहीं किया है, इसका पैटर्न वैसा ही है जैसा 1000 साल पहले था। हमारी यूनिट के ज्यादातर मेचा युद्ध के दौरान अपग्रेड हुए थे, या तो गोला बारूद की कमी के कारण या फिर बढ़ी हुई मारक क्षमता के कारण। वह एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे कहती है, जिससे सिग्नस के अधिकारी भौंचक के रह जाते हैं। हमने देखा, कैप्टन मैक्स द्वारा संचालित स्टालवार्ट युद्ध कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो नजदीकी लड़ाई में एक पूरी तरह से रेंज वाले क्रूसेडर की कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे ही प्लाज्मा शॉटगन का इस्तेमाल करता है। जनरल किर्कलैंड थोड़े कड़वे स्वर में कहते हैं, इस बात का गलत मतलब मत निकालिए जनरल। अगर मेरे पास कैप्लर क्लोज कॉम्बैट हथियार होते तो मैं उनका इस्तेमाल करता, लेकिन हमारे पास प्लाज्मा शॉटगन का इतना बढ़िया संग्रह था कि उनका सही इस्तेमाल न करना बेकार होता। जरा रुकिए, अगली लड़ाई से पहले मैं उसे मेचा को मुंह पर लात मारने की कला सिखा दूंगा। निको हंसता है, जिससे दुबले पतले और सफेद बालों वाले जनरल किर्कलैंड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैंने सुना है कि कैप्लर पायलटों के तथाकथित सिस्टम फंक्शंस कमाल के काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस तरह के चरम युद्धाभ्यास के दौरान मेचा को सटीक रूप से संभाल सकता है। बस किक को जमीन पर उतारने के लिए कॉकपिट के अंदर मानक गुरुत्वाकर्षण का लगभग 3 गुना घुमाव होना चाहिए। इसीलिए हमने कंट्रोल सूट की बजाय न्यूरल लिंक्स का इस्तेमाल किया है, जबकि आपके क्रूसेडर अभी भी हैंड कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। वह जवाब देते हैं, जब आपका वजन केवल 35 किलोग्राम है तो आपको मेका आधारित कलाबाजी करने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं है। अन्य जनरलों में से एक ने उस ओर देखते हुए हंसी उड़ाई, जहां निको का सिर सीट के हेडरेस्ट तक भी नहीं पहुंच रहा था। उसे लॉन्च बलों द्वारा बैकरेस्ट के खिलाफ दबाया जा रहा था, जो लैंडर के गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण द्वारा पूरी तरह से कम नहीं हो रहे थे। तुम बास्केटबॉल के खेल में उसका सामना नहीं करना चाहोगे। मैक्स सहमत होता है और दूसरों को याद दिलाता है कि वह कमरे में है। हो सकता है कि वह कमान संभाले, लेकिन जहां तक मैक्स जानता है, वह अकेली ऐसी है जिसके पास कोई महान पदवी जैसी कोई चीज है, और सिग्नस उसे सैन्य पद से ज्यादा महत्व देता है। लैंडर जैसे ही वायुमंडल से बाहर निकलता है, वह शून्य गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तित हो जाता है और चेतावनी अलार्म बज उठता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र समायोजन विफलता। कृपया अपनी सुविधानुसार शीघ्र सेवा प्रदान करें। आपातकालीन लैंडिंग की स्थिति में लैंडर के अंदर किसी की भी जान जा सकती है। ऐसी स्थिति के बारे में विनम्र अधिसूचना मुख्य कक्ष में एकत्रित सैनिकों के लिए थोड़ी हल्की फुल्की अनुभूति लेकर आती है, तथा उसके कुछ सेकंड बाद नेविगेशन संबंधी अपडेट दिया जाता है। अब्राहम कैप्लर के साथ डॉकिंग से 3 मिनट पहले। अगर वे वायुमंडल के इतने करीब आ गए हैं तो वे हमसे मिलने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई बाहरी दर्शक है जो हमें भीड़ों के बीच की स्थिति दिखा सके। जनरल किर्कलैंड पूछते हैं, लेकिन मैक्स अपना सिर हिला देता है। लैंडिंग के दौरान वे क्षतिग्रस्त हो गए थे। हम यहां लगभग बिना किसी सहारे के उड़ रहे हैं, लेकिन नेविगेशन सिस्टम ठीक है, और अगर हमें कोई बदलाव करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास अभी भी स्वचालित सिस्टम तक पहुंच है। तो ठीक है लेडी तारित, क्या आपकी सगाई हो चुकी है? मेरा एक बेटा है जिसे आपके जैसे व्यक्तित्व से बहुत फायदा होगा। जनरल किर्कलैंड ने चालाकी से आंख मारकर विषय बदल दिया। निको अपने गठबंधन के सुझाव पर हंसता है, ये जानते हुए कि यह सिर्फ एक मजाक है। दोनों शाही परिवारों को इस तरह के गठबंधन को मंजूरी देनी होगी, और दोनों देश 4 दिन पहले ही आधिकारिक तौर पर युद्ध में थे। दुर्भाग्य से यह कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मैं यहाँ कैप्टन कैटन की बात सुन रहा हूँ। बैरन कैटन के छोटे बेटे को अब एक सुंदर जवान दुल्हन की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसकी सेवा अवधि समाप्त होने वाली है।
निको चिढ़ाते हुए कहता है, जिससे पैदल सेना का कैप्टन थोड़ा शर्मा जाता है और उसके चेहरे पर निशान उभर आते हैं। ये तुमने कहाँ सुना? मैंने आवेदन करते समय अपने परिवार का नाम छिपाया था। अब मैक्स हंस रहा है। तुम्हें लगता था कि तुम निको तारिद से कुछ भी छिपा सकते हो। तुम खुद को धोखा दे रहे थे। उसने शायद तुम्हारी माँ का फोटो एल्बम देखा होगा, तभी तुम्हें ब्रावो कंपनी की कमान बिना किसी निगरानी के सौंप दी। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया था। युवा कैप्टन गैरेट की मां वस्तुतः इंटरनेट पर तस्वीरें पोस्ट करने के लिए ही जीती थीं। जब उन्हें पता चला कि केपलर डेटा नेटवर्क पर कहां देखना है, तो उन्होंने कैप्टन की बचपन की सैकड़ों तस्वीरें देखी थीं। आपकी मां एक कुशल फोटोग्राफर हैं। वह उनकी सराहना करते हुए किंडरगार्टन यूनिफॉर्म में उनकी एक तस्वीर सबको दिखाती है। जनरल किर्कलैंड कैप्टन कैटन की खिल्ली उड़ाते हुए खूब हंस रहे हैं। देखो दोस्तों, एक यूनिट में इसी तरह की मजाक मस्ती होनी चाहिए। वे रैंक या प्रोटोकॉल से बंधे नहीं हैं, वे एक असली ऑफिसर्स कोर हैं। उसके बाद बातचीत हल्की फुल्की होती है, अक्सर परिवार के बारे में, जबकि युद्ध की कठिनाइयों और उस लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसने इस अजीबोगरीब समूह को एक साथ लाया था। जब लैंडर अब्राहम केपलर के साथ डॉक करता है और उतरने का आदेश आता है, तो ये लगभग निराशाजनक होता है। सभी आने वाली इकाइयां निरीक्षण के लिए अंदर आती हैं। अधिकारी और अतिथि आगे के निर्देशों के लिए सुरक्षित क्वार्टरों में रुकते हैं। आपने स्वचालित सूचना सुनी। सभी इकाइयां लैंडर से बाहर निकलें और अंदर आ जाएं। आपको क्वार्टर आवंटित करने से पहले पूरी जांच की जाएगी। मैक्स इंटरकॉम पर कॉल करता है। जब वे सिग्नस अधिकारियों के साथ इंतजार कर रहे होते हैं, तब बाकी बल धीरे धीरे लैंडर डॉक के ठीक बाहर चेक इन क्षेत्र की ओर बढ़ता है ताकि अपने सभी युद्ध के अवशेषों का दस्तावेजीकरण कर सके। कंपनी के बचे हुए उपकरणों और गोला बारूद के साथ साथ हताहतों, घायलों और जीवित बचे लोगों की सूची बना सके। चेक इन प्रक्रिया में घंटों लगेंगे। हालांकि पैदल सेना तब जा सकती है जब वे खुद काम पूरा कर लें और मेचा को बाद में मरम्मत कक्ष में पूरी तरह से निदान मिल जाएगा। केपलर का एक आपूर्ति अधिकारी लौटती हुई सेना का निरीक्षण करने आता है और वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कैटन की ओर मुड़ता है। प्रभावशाली सैनिक, क्या सिर्फ मैं ही हूं, या ये सैनिक युद्ध के बाद पहले से ज्यादा सुसज्जित हैं? केपलर इन्फेंट्री के रूप में हम किसी भी चीज के लिए तैयार रहने में विश्वास करते हैं। इसलिए हम युद्ध क्षेत्र में हर उपयोगी चीज खोजते हैं और उसे अपने उपकरणों में शामिल करते हैं। अगर आप अपनी बाईं ओर देखें, तो आपको हमारे नए खरीदे गए सैन्य परिवहन वाहन दिखाई देंगे। कैप्टन कैटन मिसाइल बगियों की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए उसे सूचित करते हैं। ये अभी भी पैदल सेना के वाहन हैं। इनमें कितने हैं? मुझे डर है कि यह मिलिट्री सीक्रेट होगा। स्टॉक जितना तो नहीं, लेकिन मिसाइल पॉड्स ने ज्यादा जगह नहीं घेरी। सप्लाई ऑफिसर ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि स्टॉक वर्जन में कितने पॉड्स आ सकते हैं और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ब्रावो कंपनी अपने उपकरणों के साथ क्या करना चाहती है, सिवाय इसके कि उन्हें फिर से सप्लाई करने के लिए कितनी गोला बारूद क्षमता की जरूरत होगी। संकेत दिया जाता है कि सिग्नस अधिकारियों को सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर ले जाया जा सकता है और हर कोई अपनी वर्दी ठीक करता है और अपनी टोपियां वापस पहनता है, तथा जनरलों का स्वागत करने के लिए भेजे गए राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जनरलों, शाही महारानी, कैप्टन मैक्स, लेडी तारिद, ये देखकर अच्छा लगा कि आपकी यात्रा सुरक्षित रही। सिग्नस की आधिकारिक सरकारी वर्दी पहने एक राजनेता उनके पास आते ही उनका अभिवादन करता है। आह जर्विस, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। कृपया हमें फिरौती की मीटिंग तक ले चलो, जनरल किर्कलैंड जवाब देते हैं, जिससे उस आदमी की आंखें झपक जाती हैं। जाहिर है जर्विस इस आदमी का नाम नहीं है। इस तरफ महोदय और महोदया, वह दूर वाले दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहता है। निको भौहें चढ़ाती है, ये जानते हुए कि अब कोई रास्ता नहीं है। वह सुबह के शुरुआती घंटों तक मीटिंग्स में फंसी रहेगी। मैक्स उसे एक मजेदार मुस्कान देता है, मन ही मन खुश भी कि उसे आधे दिन अकेले राजनीतिक बकवास नहीं झेलनी पड़ेगी। वह सैनिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जीवन भर राजनेताओं और उन ग्रहों से जुड़ी व्यापारिक बातचीत में, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा और शायद कभी नहीं देखेगा, उसे वहां होने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता, सिवाय इसके कि उसी ने उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार किया था। अब जब सब लोग यहां आ गए हैं, तो अंतिम चर्चा शुरू हो सकती है। समझौते पर काम शुरू करने से पहले क्या किसी का कोई विशेष अनुरोध है? स्टालवार्ट के पायलट को एक उपाधि दी जानी चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि हमने किसी आम आदमी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, भले ही उस समय वहां अन्य कुलीन लोग मौजूद रहे हों। एक जनरल जोर देकर कहता है। बहुत आसान है। और कुछ चाहिए?
नहीं, फिर हम शुरू कर सकते हैं। वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की चर्चाएं घंटों चली, और सच कहूं तो यहां बैठे बैठे सब थक गए हैं। कुछ नौकरशाहों को छोड़कर वे कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड को शीर्षक देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेडी तारित, आप थोड़ी उबी हुई लग रही हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके मन में क्या है? जनरल किर्कलैंड फुसफुसाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि निको पूरी तरह से ध्यान भटक गया है। अगर मैंने तुम्हें कुचल दिया होता तो मैं अभी खाना खा रहा होता, निको ने बड़ी मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा, जिससे वह आदमी जोर से हंस पड़ा और कार्यवाही बाधित हो गई। कपड़ों के बदले खनन सामग्री के हस्तांतरण में कुछ मजेदार बात है। लॉर्ड जनरल किर्कलैंड, लेडी तारित। मुख्य वार्ताकार पूछता है। युद्ध क्षेत्र का हास्य, अच्छा सर, कृपया जारी रखें, निको ने अपनी सबसे औपचारिक आवाज में कहा, जिससे बैठक का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किए गए आजीवन राजनेताओं पर धीमी हंसी का दौर शुरू हो गया, जो कमरे में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी समय सैनिक नहीं थे, जबकि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वास्तव में अभी यहां होना चाहिए। कम से कम उन्होंने एक बढ़िया बुफे तो मंगवाया जो राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयुक्त था। बातचीत कुल 9 घंटे तक चली और समझौते की रूपरेखा 40 पृष्ठों से ज्यादा लंबी थी, लेकिन आखिरकार यह पूरी हो गई। आप पर निशाना साधना मेरे लिए खुशी की बात थी। सज्जनों, अपनी यात्रा का आनंद लीजिए और मुझे आशा है कि आपसे फिर बेहतर संबंधों के साथ मुलाकात होगी। जैसे ही सिग्नस दल अपने शटल के लिए रवाना हुआ, निको ने विदाई ली, जिससे मैक्स और कैप्ला प्रतिनिधिमंडल के माथे पर हाथ मार दिया गया। वैसे ही, लेडी तारित, शायद अगली बार आपको हमारी मेहमाननवाजी का आनंद मिल सके, जनरल किर्कलैंड मुस्कुराते हुए और झुककर जवाब देते हैं। ब्रावो और चार्ली कंपनियां पूर्व कैदियों के एक उत्साहित समूह के साथ पैदल सेना के क्वार्टरों में लौट आईं। जब वे अब्राहम कैप्लर पर लौट रहे थे, तब घोषणा की गई कि उन्होंने क्षमादान अर्जित कर लिया है और अब उन्हें अपनी अपनी कंपनियों से संबद्ध कर दिया जाएगा, और जब जहाज कुछ ही महीनों में कैप्लर 111 पर पहुंचेगा, तो वे उनके साथ सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बेशक यह उनके गृहलोक के आसपास भी नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए बेहतर था कि वे एक नई दुनिया में युद्ध नायकों के रूप में लौटकर एक नई शुरुआत करें, बजाय इसके कि वे पूर्व अपराधी के रूप में जाने जाने के लिए घर लौटें। इस युद्ध के बाद पैदल सेना और 42वीं बख्तरबंद सेना दोनों ही सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त होने वाली हैं। मैदानी सेना के मूल 2.5 लाख पैदल सैनिकों में से केवल 9,000 ही घर लौटने के लिए जीवित बचे, और मेचा सेना की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है, उनकी मूल संख्या 1/3 से भी कम है। वीरता के पुरस्कार के रूप में उन सभी को उनके वर्तमान पद पर आजीवन वेतन और कैप्लर 111 नामक उनके गृहगृह में शीघ्र सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। युद्ध के मैदान में वेतन का बहुत कम महत्व होता है, लेकिन एक दशक तक युद्ध में रहने के बाद उनके पास काफी बचत हो गई है, और अब उन्हें जो मिलेगा वह अधिकारियों के लिए आराम से जीवन जीने के लिए पर्याप्त होगा, भले ही उन्होंने घर पहुंचने से पहले ही सब कुछ खर्च कर दिया हो। मैक्स को एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वे निको को छोड़कर उन सभी को खो रहे हैं जिन्हें वह जानता था और जिनके साथ लड़ा था। लौटने वाले दिग्गजों के समारोह पूरे होने के बाद अब्राहम कैप्लर पर एक पूरी नई सैन्य सेना और उतनी ही अनुभवहीन बख्तरबंद रेजिमेंट को तैनात किया जाएगा। हालांकि अनुभव जल्दी अर्जित किया जा सकता है। आखिरकार अभी तो केवल 2 ही तैनाती हुई है और मैक्स इस समय युद्ध की कठिनाइयों का आदी हो चुका है। हालांकि उस अनुभव की भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध की शुरुआत में अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में होने के बावजूद उन्होंने एक ही युद्ध में अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। मैक्स ने लौटने वाली सेनाओं की सूची देखी और पाया कि लगभग 1000 भर्ती किए गए कैदी कैप्लर 111 में जाएंगे, और लगभग सभी बचे हुए लोग ब्रावो और चार्ली कंपनी में हैं जो उससे जुड़ी थीं। उनमें से पायलटों को उनकी स्थिति के लिए उचित मान्यता दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई को मंजूरी दिलाना आसान नहीं था, लेकिन मैक्स ने इसे हासिल कर लिया है, इसलिए उसके साथ सेवा करने वाले सभी सैनिकों को उनके हक के अनुसार सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट बेकी घर लौटने को लेकर ज्यादातर लोगों से थोड़े कम उत्साहित हैं। उनके सभी भाई बहन 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की भर्ती के दौरान चुने गए पायलट थे, और वह अकेले ही वापस आ रहे हैं। अभी तक उनकी हिम्मत अपनी मां को बताने की नहीं हुई है, लेकिन चूंकि यह उनका अगला पड़ाव है, इसलिए अगले कुछ दिनों में सेना की ओर से उनकी सेवा और मृत्यु लाभों का विवरण देने वाला एक संदेश उनकी मां को भेज दिया जाएगा। फिलहाल वह ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसे पहले ही बता देना चाहिए या उसे कठिन तरीके से पता चलने देना चाहिए और उसके अकेले आने से पहले उसे समायोजित होने का समय देना चाहिए।
व्यक्तिगत रूप से मैक्स का मानना है कि उसके लिए यह बेहतर होगा कि वह पहले उससे यह बात सुन ले, फिर जब पत्र सामने आएंगे तो इनकार का दौर समाप्त हो जाएगा और वह अपने आखिरी बेटे के सामने आने से पहले अपने नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर सकती है। बेकी हालांकि अनिर्णायक है और अंतिम निर्णय उसके एक विंगमैन द्वारा लिया जाता है, जो अपने अंतर्ग्रहीय संपर्क क्रेडिट का उपयोग करके बेकी की मां को सीधे कॉल करता है, जबकि मैक्स और विंग के बाकी सदस्य लेफ्टिनेंट को भागने से रोकते हैं। ये कहना कि कॉल असहज थी, महाकाव्य के अनुपात को कम करके आंकना होगा, लेकिन एक बहुत जरूरी रोने के सत्र के बाद बुनियादी विवरण साझा किए जाते हैं और कॉल क्रेडिट का टाइमर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद कैप्टन, मुझे नहीं पता था कि इसे करने से पहले मुझे कितना कुछ करना होगा। लेफ्टिनेंट बेकी ने मैक्स को धन्यवाद दिया, जो शाम को अपने क्वार्टर में लौटने से पहले रात के खाने का इंतजार किए बिना उसे कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके पीछे घुटनों के बल बैठा था। उस शाम को मैक्स को उसके कलाई उपकरण पर तथा जहाज के कर्मचारियों द्वारा हार्ड कॉपी में एक आधिकारिक पोस्टिंग संदेश प्राप्त हुआ। कैप्टन केरेस मैक्स, आपको मेजर के पद पर पदोन्नत करते हुए और नवगठित स्टेलवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट की कमान सौंपते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कैप्लर 111 पर पहुंचने पर आपकी ओर से योग्य गृहीय बलों की भर्ती की जाएगी, जिससे स्टेलवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट की संख्या एक मिश्रित बटालियन जितनी हो जाएगी। अंतिम इकाई संख्या और परिसंपत्तियां उपलब्ध होते ही अग्रेषित कर दी जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल कार्ब, मध्य कमान। तो जनरल कार्ब को युद्ध के बाद पदोन्नति मिली और उन्हें सेंट्रल कमांड में भेज दिया गया। यह उनके लिए एक अच्छी जगह है क्योंकि जनरल को रणनीति की अच्छी समझ है और सेंट्रल कमांड के कई पेशेवर पेंसिल पुशर्स की तरह सिर्फ मेचा पायलटों के लिए ही नहीं बल्कि सभी सैनिकों के जीवन के लिए गहरा सम्मान है। मैक्स के हिसाब से स्पेशल टैक्टिक्स फोर्स में शामिल होना एक संदिग्ध सम्मान है। स्पेशल फोर्सेज, जो अपनी प्रतिभा के स्तर के लिए जानी जाती है, के विपरीत स्पेशल टैक्टिक्स लगभग किसी भी स्थिति में ढलने और कहीं भी जाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। अगर स्थिति में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत होती है तो वे एक रैपिड इंसर्शन फोर्स होती हैं। अगर तोपखाने की जरूरत होती है तो वे अग्रिम तोपखाने की स्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सैद्धांतिक रूप से यह उन्हें दोनों विकल्पों में से बेहतर और ज्यादा प्रतिष्ठित बनाता है, लेकिन यह ज्यादा हताहत होने का विकल्प भी है, क्योंकि उन्हें ऐसे बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है जिनका सामना एक मानक इकाई नियमित रणनीति के साथ नहीं कर सकती। एक नई इकाई के साथ यह सब करना कोई सुखद अनुभव नहीं होगा। यूनिट के विवरण की जांच करते हुए मैक्स को पता चलता है कि निको को उसका कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और मेजर के पद पर भी पदोन्नत किया गया है। इससे मैक्स को लगता है कि किसी समय उसे रैंक में एक और पदोन्नति मिल सकती है, संभवतः अपनी नई यूनिट के साथ पहले सफल मिशन के तुरंत बाद। आखिरी संदेश के 1 घंटे बाद ही मैक्स के कमरे में एक और पत्र पहुंचा, जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसे नाइट का नोबल रैंक दिया गया है। ये सिग्नस जनरलों की शर्तों में से एक थी ताकि आत्मसमर्पण में उनकी गरिमा बनी रहे, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि समझौते को इतनी जल्दी बरकरार रखा गया। भले ही ऐसा था कि सौदे की अग्रिम सूचना देने वाले किसी भी जासूस को समझौते की आधिकारिक पुष्टि और जनता के सामने घोषणा से पहले ही पता चल जाता कि मैक्स एक कुलीन है। दोनों पत्रों को अपनी जैकेट की जेब में रखकर मैक्स ये देखने के लिए डिनर पर जाता है कि क्या कोई स्पेशल फोर्स कैडेट वापस आ पाया है। उन्हें अब भी उसी कमरे में रखा गया है जहां वे पहले थे, क्योंकि वे पहले से ही रिजर्व सेक्शन में थे। दरअसल अब पूरी 42वीं रेजिमेंट वहां मौजूद है। कार्पे नोक्टेम अपने मिशन के अगले चरण के लिए अब्राहम केपलर पर सवार शाइनिंग डार्कनेस के साथ उनके साथ शामिल हो गए हैं। साथ में उनकी निजी मेका रेजिमेंट भी है, इसलिए उनके लिए जगह बनानी पड़ी। इससे अभी भी मेचा हैंगर आधे से थोड़ा अधिक भरे हुए हैं, लेकिन 42वीं रेजिमेंट के रिजर्व सेक्टर में चले जाने के बाद उनके पूर्व क्वार्टरों को पूरी तरह से रंगा जा सकता है और अगले निवासियों के लिए तैयार किया जा सकता है, जबकि वे सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हैं। कार्पे नोक्टेम के साथ पैदल सेना की कम से कम एक पूरी डिवीजन भी आई थी, इसलिए मैक्स को पूरी उम्मीद है कि वे जहाज की दूसरी फील्ड आर्मी के रूप में बने रहेंगे ताकि सभी नए सैनिकों का संतुलन बना रहे। ये बहुत बड़ी मांग हो सकती है, लेकिन यह मैक्स को उस आखिरी उम्मीद को थामे रहने से नहीं रोकता। बेलमोंट में अपनी पहली तैनाती के लिए पूरी तरह से सुसज्जित और स्टाफ से लैस अब्राहम केपलर एक गेम चेंजर साबित हो सकता था। स्पेशल फोर्स कैडेट्स में से सिर्फ एक ही डाइनिंग हॉल में है। रूसो 42वीं रेजिमेंट के कुछ लोगों के साथ डिनर कर रहा है। हालांकि पूरा डाइनिंग एरिया खचाखच भरा हुआ है, इसलिए अगर वे यहाँ हैं भी तो उन्हें बैठने के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल मैक्स को भी खाली सीट मिलने तक टेबल के लिए इंतजार करना होगा।
सबसे बुरी स्थिति में उसे अपनी ट्रे वापस अपने बंक पर ले जाकर वहीं खाना खाना पड़ सकता है। खुशकिस्मती से निको ब्रावो कंपनी के कैप्टन कैटन और सार्जेंट मॉरिसन के साथ बैठकर उसकी देखभाल कर रहा है। उन्होंने उसके लिए एक सीट सुरक्षित रखी है, इसलिए मैक्स अपनी ट्रे लेने जाता है और अकादमी के उन दिनों को याद करता है जब वे रसोई के पास कोने में बैठते थे। ठीक उसी तरह आज भी वह मेज कमरे के कोने में है, लेकिन मैक्स देख सकता है कि दीवार पर उसे कमांड स्टाफ के लिए आरक्षित लिखा है, जो अब वह और निको है। मेज पर ठीक 8 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कमरा इतना भरा होने के बावजूद कोई भी कमांड टेबल पर कोहनी मारने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उन्हें घमंड हो रहा था तो हॉल से 10 गज नीचे किचन के दूसरी तरफ एक छोटा सा कमांड ऑफिसर्स मेस है, लेकिन वह शायद 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के कर्नल और मेजर से भरा होगा और मैक्स उनके बारे में बहुत कम जानता है। यहाँ जनरल मेस में बाकी पायलटों के साथ खाना ज्यादा आरामदायक लगता है। तुमने बहुत लंबा सफर तय किया, रात के खाने के लिए मेचा विंग तक आए। मैक्स पैदल सैनिकों से मजाक करता है, जो पैदल सेना के सेक्शन की बनावट की वजह से अपने मेस हॉल से ज्यादा इस मेस हॉल के ज्यादा करीब हैं। उन्हें यहां पहुंचने के लिए बस हॉल के आखिर में अपने कमरों की एक दीवार बनाने वाले सेक्शनों के बीच बने बल्कहेड को पार करना होगा। आपको पैदल सेना के सेक्शन में मची अफरा तफरी देखनी चाहिए। कैदियों को पता चला कि उन्हें इनाम के तौर पर माफी मिल गई है और तब से वे पार्टी कर रहे हैं। खुशकिस्मती से उनके पास कुछ समय है, इससे पहले कि उन्हें कुछ भी रचनात्मक करने की जरूरत पड़े। सार्जेंट मॉरिसन हंसते हुए अपनी ब्राउनी को कैप्टन कैटन के सेब के टुकड़ों के बदले में दे देते हैं। ब्राउनी आमतौर पर बहुत सख्त होती हैं, लेकिन संरक्षित सेब वाकई बहुत अच्छे होते हैं। हमें कुछ मिनट पहले ही सूचना मिली है कि हम आज रात कक्षा छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा लगभग 1 महीने की होगी और पैदल सेना को पूरे समय प्रशिक्षण और अभ्यास से छूट दी जाएगी। कैप्टन कैटन बताते हैं, 1 महीने पहले उसे इन योद्धा भाइयों को अलविदा कहना है और नए रंगरूटों के एक नए समूह का स्वागत करना है। इस परिदृश्य में वह अचानक बूढ़ा कैसे हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, अब्राहम कैप्लर अगली सुबह ठीक समय पर रवाना हो जाता है, अनुभवी सैनिकों को वापस लाने के मिशन पर। पूरा 1 महीना बाकी है, इसलिए मैक्स आराम करने और यह जानने का फैसला करता है कि दूसरी स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट्स में आमतौर पर काम कैसे होता है। लेकिन उसे पता चलता है कि जहाज पर कोई भी नहीं बचा है। 42वीं रेजिमेंट के साथ जो भी थे, वे पिछली कुछ लड़ाइयों में हार गए थे और कार्पे नोक्टेम के साथ आए तथाकथित नोक्टेम रेजिमेंट 1 महीने पहले तक पूरी तरह से औपचारिक इकाई थी। निको से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन राजनीतिक समस्याओं के कारण जनरल टेनेंट को उन्हें कैप्लर टर्मिनस से इतनी जल्दी हटाना पड़ा, वही समस्याएं कार्पे नोक्टेम और उसके पायलट को भी प्रभावित कर रही थीं। मैक्स को यकीन नहीं है कि यह संदिग्ध है या जानबूझकर कि वे एक ही जगह पर एक साथ आ गए, लेकिन एक ही जगह पर 2 फॉलेंक्स क्लास यूनिट्स का होना एक बेहद असामान्य घटना है। अब्राहम कैप्लर के आधिकारिक तैनाती फॉर्म में दूसरे फॉलेंक्स क्लास की तैनाती के लिए एक कॉलम भी नहीं है। उसे अभी तक अपनी यूनिट में आगामी तैनाती के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली है, इसलिए उसे बस समय काटना है। मैक्स गलियारों में टहलता है और रिजर्व बैरक के कोने में स्थित प्रशिक्षण क्षेत्र से जयकार और उत्साहवर्धक नारे सुनाई देते हैं। यह तुरंत ही संदिग्ध लगता है, यहाँ सभी को उनके प्रवास काल के दौरान नियमित रूप से निर्धारित प्रशिक्षण से छूट दी गई है। प्रशिक्षण कक्षों में कुछ स्वास्थ्य प्रेमियों के अलावा ज्यादा कोई नहीं होना चाहिए, और इतनी भीड़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वे इतना शोर मचाएं कि हॉल के कोने से भी उनकी आवाज सुनाई दे। मैक्स वर्दी में आगे बढ़ता है और भीड़ में से शिकायतें बुदबुदाती हैं। सैन्य नियमों के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को उसे अपनी मर्जी से जाने से रोकने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैक्स सीधे अंदर चला जाता है और पाता है कि उन्होंने वर्चुअल रियलिटी बॉक्सिंग प्रोग्राम में कई प्रतिद्वंदियों को शामिल करने के लिए बदलाव किया है। 6 सैनिक वर्चुअल रियलिटी पॉड्स में भीड़ से दूर मुंह करके बैठे हैं और कमरे में चारों तरफ लगी डेटा स्क्रीन पर मुकाबले दिखाई दे रहे हैं। सिमुलेशन में किसी को चोट नहीं लगने वाली है, इसलिए मैक्स अपनी टोपी और कोट उतार देता है, ये दिखाने के लिए कि वह यहाँ आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं है और अगला मैच देखने के लिए एक समर्थन स्तंभ के सहारे खड़ा हो जाता है। वहाँ 6 पॉड हैं, इसलिए मैक्स ने मान लिया कि यह 3 पर 3 की लड़ाई है। विशेष बलों के हमले वाले दस्ते की शैली है, लेकिन स्क्रीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। मेजर निको बनाम चार्ली कंपनी राउंड 3 शुरू। मैक्स लड़ाई देखकर बस हंस पड़ता है। उन्हें अभी पता हो या ना हो, पर वे खत्म होने वाले हैं। वहां बहुत शोरगुल और सट्टेबाजी चल रही थी, इसलिए मैक्स ने निको पर 5 क्रेडिट फेंक दिए, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई। देख रहे हो लड़कों,
पायलटों को लगता है कि वे सब कुछ हैं। ऑड्स 5 से 1 हैं, लड़ाई के बराबर। दांव लगाओ, पहला मुक्का लगते ही दांव खत्म हो जाएगा। दांव लगाने का प्रभारी कॉर्पोरल शोरगुल के बीच चिल्लाता है और लड़ाई से पहले आखिरी कुछ दांव लगाता है। राउंड शुरू होने का संकेत देने के लिए घंटी बजती है और निको तुरंत आगे बढ़ती है, अपने एक प्रतिद्वंदी का पैर पकड़कर उसे घुमा देती है। अपने कद के बावजूद इस सिस्टम ने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि वह एक बड़े आदमी को भी चिथड़े की तरह उछाल सकती है। अगर वह सच में ऐसा करती तो ज्यादा अच्छा होता। इसके बजाय उसने उसे गोल गोल घुमाया, उसे अपने साथियों को पीटने के लिए डंडे की तरह इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ में ठहाके और हंसी की लहर दौड़ गई। वो इतनी ताकतवर तो है ही नहीं। मेजर मैक्स, इसमें कोई गड़बड़ जरूर होगी, है ना? एक सैनिक ने पूछा और मैक्स ने कंधे उचका दिए। इसे देखो और तुम समझ जाओगे, मैक्स जिज्ञासु आदमी से कहता है, फिर उसे पकड़ता है और प्रशिक्षण कक्ष की 20 मीटर ऊंची छत तक फेंक देता है और आधे रास्ते में उसे पकड़ने के लिए ऊपर कूदता है। सब जानते हैं कि हमें इस सिस्टम से बहुत फायदा होता है, जो हमें उस स्तर पर उड़ान भरने की अनुमति देता है जो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि जब कोई अल्फा रैंक वाला सिस्टम उपयोगकर्ता अपने मेचा से बाहर होता है तो इसका क्या मतलब होता है। मेरी संशोधित शक्ति सिर्फ 6 अंक से ज्यादा है, मैक्स समझाता है, और कई सैनिक अचंभित रह जाते हैं। क्या उस समय तुम्हें मेचा देने का कोई कारण है? तुम्हें बॉडी आर्मर और एक डंडा क्यों न दे दिया जाए और तुम लाइन मेचा को पीट पीट कर मार डालो? सैनिक मैक्स को थपथपाते हुए पूछता है। मेजर से उसे राजकुमारी की उस गाड़ी से नीचे उतारने के लिए कहता है जिसमें मैक्स ने उसे पकड़ लिया था। लाइन मेचा इतना बड़ा है कि एक पायलट को युद्ध के लिए जरूरी पावर पैक और गोला बारूद ले जा सकता है। इसीलिए राजनीतिक रक्षकों के लिए पर्यावरण संबंधी सूट इतने भारी कवच वाले होते हैं और यांत्रिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। उनके अंदर मौजूद व्यक्ति इस अंतर को पूरा कर देता है। मैक्स सैनिक को मुस्कुराते हुए कहता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है। ये लड़ाई छोटी और क्रूर थी तथा निको को एक भी वार किए बिना 15 सेकंड से भी कम समय में समाप्त हो गई, जबकि सैनिकों के पास एक दशक का अनुभव था। यही गोल है सज्जनों, जीतने वाले यहां आए और अपना वेतन लें। मैक्स पैदल सैनिकों की ओर देखकर मुस्कुराकर अपने 25 क्रेडिट प्राप्त करता है। उसके ठीक पहले गलियारे से एक सीटी बजती है और सभी लोग चुप हो जाते हैं तथा लड़ाकू विमानों के सिमुलेटर से बाहर निकलने पर व्यायाम करने का नाटक करते हैं। वे जल्दी ही समझ जाते हैं कि हर कोई नाटक कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे वे सेट के बीच में आराम कर रहे हैं। तभी 42वीं बख्तरबंद रेजिमेंट के कर्नल मैरिनो और रोमानो कमरे में प्रवेश करते हैं। कर्नल, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। क्या आप कुछ कसरत करने आए हैं जबकि जिम में हमेशा की तरह सन्नाटा नहीं है? मैक्स पूछता है, जबकि दोनों कलाकार कमरे में चारों ओर शक भरी निगाहों से देखते हैं। हमें यहाँ अशांति और अवैध जुआ चलने की खबरें मिली थीं। मेजर, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, कर्नल मैरिनो ने संदेह से पूछा। काफी हलचल मची, लड़के थोड़े उत्तेजित हो गए। आप जानते ही हैं कि जब पैदल सेना को अपनी ऊर्जा खर्च करनी होती है तो वे कैसी हो जाती है। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ दांव पर लगाने लायक नहीं है जब तक कि कोई दैनिक प्रतिनिधि चुनौती को पार करने की कोशिश न करे। ये चुनौती अब्राहम केपलर के कंप्यूटर द्वारा विभिन्न जिमों के उपयोग के पैटर्न के आधार पर तैयार की जाती है। इसलिए ये चुनौती अनुभवी मेचा पायलटों के लिए निर्धारित क्षेत्र में होने के कारण एक ऐसे मानक पर सेट की गई है जिसे बीटा रैंक या उससे उच्चतर सिस्टम के बिना कोई भी पूरा नहीं कर सकता। शुरुआत में लेग प्रेस का वजन 1 टन से ज्यादा है, 25 बार। मैक्स इसे बिना किसी ज्यादा परेशानी के पूरा कर सकता है, लेकिन गामा और डेल्टा रैंक के पैदल सैनिकों का एक समूह अपने कार्यकाल के अंत में भी नहीं, जब उनके सिस्टम बोनस और प्राकृतिक शक्ति अपने चरम पर होती है। दोनों कर्नल थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि सैनिक एक मानक प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुसार, लेकिन थोड़े अतिरिक्त उत्साह के साथ अभ्यास जारी रखते हैं। उन्होंने पहले ही कुछ लाइन मेचा दस्तों के खिलाफ मैच तय कर लिए हैं, जिनमें ज्यादातर गामा है और कुछ कमजोर बीटा रैंक वाले सिस्टम भी हैं। इन मैचों में उनके खिलाफ वास्तव में जीत हासिल करने की संभावना है। इन विशिष्ट क्रूसेडर पायलटों के पास उन पर इतनी बड़ी बढ़त है कि उन्हें हराना मुश्किल है। ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी सामान्य से ज्यादा नहीं हो रहा है, दोनों कर्नल पैदल सेना के कथित उत्साह से प्रेरित होकर टैंक टॉप पहनकर अपना दैनिक व्यायाम शुरू कर देते हैं। वे घर जा रहे होंगे, लेकिन वहां अच्छी हालत में पहुंचना अभी भी उनकी प्राथमिकता है। आखिरकार वे 12 साल की उम्र से ही सैन्य निगरानी में हैं। उनमें से एक भी शादीशुदा नहीं है और यूनिट में चुनने के लिए ज्यादा महिलाएं नहीं बची हैं। कोई भी ऐसी नहीं है जिसके साथ वरिष्ठ अधिकारियों को घुलने मिलने की इजाजत हो।
इसलिए आजीवन पेंशन के साथ युद्ध नायकों के रूप में घर आना, शादी करना और ढेर सारे बच्चे पैदा करना एक बहुत अच्छी जिंदगी लगती है। उनकी पिछली 2 तैनाती में तो कोई असैन्य महिला भी नहीं थी जो किसी मित्रवत मुआवजे के प्रस्ताव पर विचार कर सकती थी, और यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये बात मन में भ्रम पैदा कर सकती है। ये सबकी रोजमर्रा की दिनचर्या बन जाती है। सुबह सुबह झगड़े होते हैं जिनके बारे में वरिष्ठ अधिकारी दिखावा करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं, लेकिन घर जाते समय किसी को आर्थिक परेशानी न हो या उच्च अधिकारियों का ध्यान न जाए, इसके लिए सट्टेबाजी कम कर दी जाती है। फिर दोपहर का भोजन, उसके बाद दोपहर का वर्कआउट और 3D पूल और अन्य जरूरी कौशल का अभ्यास करने के लिए मनोरंजन केंद्रों की सैर। मैक्स ज्यादातर विषयों से दूर रहता है। इसके बजाय वह अतीत में सफल विशेष रणनीति इकाइयों द्वारा इस्तेमाल की गई विविध सैन्य रणनीतियों का अध्ययन करना पसंद करता है। निको खुशी खुशी उसकी मदद करती है, उसे हर दिन अध्ययन के लिए नई सामग्री भेजती है। मैक्स को ठीक से पता नहीं है कि वह उन्हें कहां से ढूंढती है, लेकिन हैकिंग में उसके कौशल को देखते हुए शायद यही बेहतर है कि वह ज्यादा कुछ न पूछे। सामरिक सारांशों में उसे जो डेटा मिलता है वह कभी कभी उसके अतीत की यादों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जिससे उसे मेचा और पैदल सेना की रणनीति के बारे में नए विचार मिलते हैं जो उस स्थिति में भी उतने ही या उससे भी बेहतर तरीके से काम कर सकते थे, जिससे मैक्स के पिछले जीवन की दबी हुई यादें और अधिक जागृत हो जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी ज्यादातर युद्ध की यादें हैं और उसके वास्तविक जीवन, शौक या पिछले व्यक्तित्व के बारे में लगभग कुछ भी नहीं है। हालांकि अतिरिक्त ज्ञान फिर भी एक जीत है, और अगर इस जीवन में किसी ने कोई युक्ति इस्तेमाल नहीं की है तो इसका मतलब है कि जब वह ऐसा करेगा तो वह और भी ज्यादा कारगर होगी, क्योंकि कोई भी इसकी उम्मीद नहीं करेगा। निको के अतीत की यादें वैसी ही हैं, लेकिन वह जिस भी इलाके से आई थी वह मानवाधिकारों के प्रति ज्यादा सजग नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो कुछ हथकंडे अपनाए वे ऐसे नहीं थे जिन्हें मैक्स अपने विवेक से इस्तेमाल कर सके। संपर्क रणनीति को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति होने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, और कमांडर के पास सैनिकों को प्रशिक्षित करने के अलावा भी बहुत कुछ करने को है, इसलिए मैक्स को निको को अपने विचारों से अवगत कराना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैक्स शाम भर उन युद्ध रणनीतियों को लिखता है जो उसने खुद तैयार की थी, ताकि वह उन्हें भूल न जाए। निको के पास शायद उस सूची में जोड़ने के लिए और भी विचार होंगे जो उसने अभी तक उसे नहीं भेजे हैं, और फिर उन्हें उनका अभ्यास करना होगा। इसलिए देर रात मैक्स उसे अगली सुबह 7:30 बजे प्रशिक्षण सिम्युलेटर पर मिलने के लिए अलर्ट भेजता है। इससे उन्हें नाश्ता करने और सभी नई युद्ध रणनीतियों का प्रशिक्षण शुरू करने से पहले अपने दिमाग को व्यवस्थित करने का समय मिल जाता है। यहाँ तक कि पैदल सेना की रणनीति, घुसपैठ और नजदीकी युद्ध के लिए एक्सोस्केलेटन सूट भी एक विशेष रणनीति बल के लिए तैनाती की संभावनाओं के दायरे में आते हैं। ये शर्म की बात है कि बाकी सभी लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त महीना देने से बाद में बहुत समय की बचत होगी। मैक्स को संदेह था कि जिन नए लोगों को उसे नियुक्त किया जाएगा उनमें से अधिकांश स्थानीय अकादमी या विश्वविद्यालय के विशेष बलों और उन्नत अधिकारी प्रशिक्षण कक्षाओं से स्नातक होंगे, लेकिन वह ये भी जानता था कि जब रूसो और इबानेस बेलमोंट पहुंचे थे तो वे निको और उसके मुकाबले बहुत पीछे थे। अगली सुबह जब मैक्स ट्रेनिंग रूम में पहुंचती है तो निको अकेली नहीं होती, उसके साथ पायलट कवरऑल पहने 3 पुरुष खड़े होते हैं। 2 लंबे जैतून के रंग की त्वचा और काले बालों वाले पुरुष और एक गोरी एथलेटिक दिखने वाली महिला जिसका चेहरा चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा है, लेकिन उसकी आंखों में एक पागलपन सा है जो उसे युद्ध के दौरान निको की याद दिलाता है। कमांडर पॉल, विंसेंट और एरी से मिलिए। तीनों ही योग्य क्रूसेडर पायलट हैं और उनके अपराधों की प्रकृति के कारण उन्हें माफी नहीं दी गई थी। मुझे पता है कि आप टीम के लिए अनुभवी लोगों को चाहते थे और इन तीनों के नाम दर्जनों हत्याएं दर्ज हैं। निको उनका परिचय कराता है और दोनों आदमी आकर्षक गोरी एरी को देखकर हंसते हैं। कुछ मनोरंजक बात है पायलट? मैक्स पूछता है। सुप्रभात कमांडर, मैं कैप्टन मैरी आयशा हूं, या जैसा कि सब कहते हैं एरी। जैसा कि आपने अंदाजा लगाया होगा, मैं उन दोषियों के साथ आई थी जिन्हें एक असफल बैंक डकैती के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मैं ही वो विध्वंस विशेषज्ञ थी जिसने ध्यान भटकाने के लिए बगल वाली इमारत को ढहाने के लिए तैयार किया था, लेकिन पुलिस हम पर नजर रखे हुए थी और उसने उसे अपनी निगरानी चौकी बना लिया था। अपनी व्याख्या के बाद उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे कोई बड़ी बात न हो, या शायद उसने ये कहानी इतनी बार सुना दी हो कि अब ये रोजमर्रा की बात हो गई हो। मैक्स ने एक डेटा टैबलेट पर उसका विवरण निकाला और पाया कि वह वास्तव में एक उच्च योग्य विशेषज्ञ है, लेकिन इमारत के ढहने से 50 से अधिक स्थानीय रक्षा बल अधिकारी मारे गए थे।
इससे दर्जनों हत्याओं में हास्य की व्याख्या होती है। उसने युद्ध के मैदान में और उसके बाहर दोनों जगह यह उपलब्धि हासिल की है। बाकी दो पर हथियारों की तस्करी का आरोप था, जो देखने में तो बेहद कमजोर लगता है, लेकिन उस पर गृह गवर्नर के न्यायाधीश और अभियोजक दोनों के रूप में व्यक्तिगत हस्ताक्षर हैं। यही वजह है कि उन्हें माफ नहीं किया गया। तीनों पायलटों के पास बीटा रैंक वाली प्रणाली अनुकूलता है, जिनमें से दो के पास शक्ति प्राथमिक और एक के पास निपुणता प्राथमिक आंकड़े हैं। अप्रत्याशित रूप से विंसेंटे के पास निपुणता प्राथमिक है। हालांकि लंबे और मांसल जैतून की त्वचा वाले इस पायलट ने अपने शरीर पर बहुत मेहनत की थी ताकि वह ज्यादातर निपुणता विशेषज्ञों की तरह दुबला पतला न दिखे। अगर तुम काबिल हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम आगे नहीं बढ़ पाते तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि नई टुकड़ियां आने पर तुम्हें किसी उपयुक्त पद पर स्थानांतरित कर दिया जाए। मैक्स ने फैसला किया, इस बात से खुश होकर कि उसके पास कम से कम इतने प्रशिक्षक तो होंगे कि नए खिलाड़ियों के आने पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। बिना व्यावहारिक अनुभव के चतुराई से काम लेने से स्पेशल टैक्टिक्स टीम में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि उनमें से कोई भी पैदल सेना का अधिकारी नहीं है, और ये दस्ता फिर से एक मिश्रित बल होगा जिसमें पैदल सेना की संख्या ज्यादा होगी। उसे बस जो मिलेगा उसी से काम चलाना होगा। ठीक है, आपके मौजूदा कौशल का मूल्यांकन करने के लिए मैं जिस पहले परीक्षण परिदृश्य का उपयोग करूंगा वह एक सुविधा पर कब्जा है। आप में से प्रत्येक एक दस्ते का नेतृत्व करेगा और परिदृश्य को अलग अलग चलाएगा। आदेश आने के बाद मैं आपको योजना बनाने के लिए 5 मिनट का समय दूंगा। मैक्स सिमुलेटर में मिशन सेट करने की घोषणा करता है, फिर निको को अपने साथ उनका परीक्षण देखने के लिए बुलाता है। वह उन दोनों को एक टीम का नेतृत्व करने की योजना बना रहा है जिसका काम बेलमोंट में उसके नेतृत्व वाली तकनीकी सुविधा पर हमला करना है ताकि विद्रोहियों के अनुसंधान और विकास डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सके। ब्रावो कंपनी और यहां तक कि उसके स्टालवार्ट ने भी वहां प्राप्त पुरस्कारों की बदौलत बड़ी सफलता हासिल की। मैक्स जानता है कि उसने कैसा प्रदर्शन किया, इसलिए वह उनके जवाबों की तुलना कर सकता है। मैक्स ज्यादातर रचनात्मकता और बारीकियों पर ध्यान देने की तलाश में है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तैयारी का समय तेजी से बीत गया और मैक्स ने उनकी योजनाओं की जांच की। पॉल ने एक बिल्कुल नियमानुसार हमले की योजना बनाई थी। उसके क्रूसेडर पहाड़ी की चोटी से उस जगह पर हमला करेंगे, जबकि लाइट मेचा और पैदल सेना परिसर में घुसकर हमला करेंगे। विंसेंट ने सुविधा को घेरने और डेटा के लिए एक घुसपैठ टीम भेजने की योजना बनाई है, जो कि भयानक नहीं है। उनके पास जो जानकारी है वह वही है जो मैक्स को दी गई थी, लेकिन एक हैंगर में छिपे हुए मेचा के साथ। ये संभवतः अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा। एरी ने गोदामों पर बमबारी करने और अराजकता पैदा करने के लिए 2 घुसपैठ दलों को पहले से भेजने की योजना बनाई है, जबकि मेचा मुख्य सड़क से हमला करता है और अधिकांश पैदल सेना मुख्य भवन में आकार के चार्ज का उपयोग करके आधा दर्जन खिड़कियों को एक साथ उड़ा देती है, जिससे पूरे भवन में प्रवेश हो जाता है। उन सभी ने अपनी इकाइयों को बहुत अलग अलग ढंग से सुसज्जित किया है। पॉल के पास एक संतुलित बल है, मैक्स के समान। विंसेंट ने अपनी अधिकांश पैदल सेना टीम के लिए लंबी दूरी के भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि एरी ने पूरी तरह से गुप्त रूप से काम किया। इस मामले में अगर वे एक साथ काम करते और बल के एक एक हिस्से का नेतृत्व करते तो वे एक दूसरे के पूरक होते। निको, तुम क्या सोचती हो? मुझे कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं, लेकिन क्या तुम्हें कोई बड़ी समस्या नजर आ रही है? मैक्स उसके विचारों को पढ़ते हुए पूछता है ताकि देख सके कि उसका दूसरा अधिकारी असल में क्या सोचता है। अरी ने बमबारी के लक्ष्यों में से एक के रूप में पावर रिएक्टर के लिए एक कूलन वैन चुना। ये खुफिया विश्लेषण में नहीं है, लेकिन हमला पूरा होने से पहले यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तीनों को अलग अलग कारणों से डेटा पुनर्प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। वह बिल्कुल सही कह रही है। पॉल को मुख्य भवन में घुसने में दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार उसने कुछ डेटा रिकवर कर लिया। जब बड़े हैंगर में क्रूसेडर्स सक्रिय हो गए तो विंसेंटे ने लगभग अपनी पूरी टीम खो दी और उसे अपनी योजना में बदलाव करके और ज्यादा चुपके से फिर से कोशिश करनी पड़ी। बेस को रुकने का समय देने के लिए आभासी परिदृश्य में 6 घंटे छोड़ दिए। जब रिएक्टर में खराबी आ गई तो एरी ने अपनी पूरी टीम को लगभग उड़ा दिया, लेकिन मुख्य भवन और अनुसंधान गोदाम से बहुत सारा डेटा सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। नतीजे आ गए हैं। रचनात्मकता के मामले में बुरा नहीं है। पॉल ने सबसे ज्यादा डेटा पुनर्जीवित किया, लेकिन अगर आपके आदमियों ने बिजली काट दी होती तो काम ज्यादा आसानी से हो सकता था। विंसेंट, आपकी योजना अच्छी थी, लेकिन आश्चर्यजनक मेचा के धीमे अनुकूलन के कारण आपको बहुत समय की हानि हुई, जिसका उपयोग उन्होंने शीर्ष गुप्त डेटा को नष्ट करने में किया।
एरी, ब्रीचिंग चार्जेस के साथ बदकिस्मती। वह वेंट परमाणु रिएक्टर के लिए था, गोदाम के फौज के लिए नहीं। मैक्स उन्हें उनके नतीजों के बारे में बताता है। यह एक बहुत बढ़िया मोड़ था, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह सिर हिलाकर जवाब देती है और सोचने लगती है कि वह ऐसी गलती से कैसे बच सकती थी। लगता है आप सभी काबिल दस्ते के नेता होंगे, आप सैनिकों की बर्बादी नहीं करेंगे और आप सभी ने अपनी बनाई योजना के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार किया है। इसे पहला सबक समझिए। खुफिया जानकारी हमेशा अधूरी होती है जब वह पूरी तरह से गलत न हो। बाकी यात्रा के दौरान हम उन विशिष्ट मूल कौशलों पर काम करेंगे जो हर स्पेशल टैक्टिक्स टीम के लिए जरूरी हैं। फिर जब हम कैप्ला 111 पहुंचेंगे तो हम सभी रंगरूटों को जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें सिखाएंगे। मैक्स ने दिन के बाकी समय का इंतजार करते हुए घोषणा की। तीनों नए अफसरों को लगा कि उनके लिए समान रूप से युवा कमांडरों के अधीन काम करना आसान होगा, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। दोनों ही जनरल टेनेंट की प्रशिक्षण पद्धतियों के छात्र हैं, जो उनके द्वारा पहले झेली गई किसी भी अन्य पद्धति से कहीं ज्यादा कठोर है। उनका दिन 4 भागों में बटा होता है: सिद्धांत, प्रशिक्षण, दोपहर का भोजन और दोहराव। इस तरह वे हर दिन 2 अलग-अलग लेकिन संबंधित कौशलों का अभ्यास कर सकते हैं। आज उनके प्रशिक्षण की तीसरी सुबह थी और पिछले 2 दिन मैक्स और निको द्वारा विकसित आक्रमण तकनीकों पर काम करने के बाद वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आज उनके लिए क्या रखा है। मोबाइल सूट में आपका कितना अनुभव है? निको ने नाश्ते के दौरान पूछा, मोटे तौर पर मानव आकार के सामरिक सम्मिलन सूट का जिक्र करते हुए। ये प्रेशर सूट और बॉडीगार्ड कवच से एक कदम आगे थे, लेकिन फिर भी शरीर के चारों ओर पहने जाते थे। इन्हें अक्सर उड़ान या जलीय अभियानों के लिए थ्रस्टर्स और पंखों से सुसज्जित किया जाता था और इनमें उच्च स्तरीय रोबोटिक्स होते थे जो ताकत के मामले में लाइन मेचा को चुनौती दे सकते थे। उनका उपयोग करना तो दूर की बात है, जिस कैफेटेरिया में वे नाश्ता कर रहे थे, वहां किसी ने भी वर्षों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, क्योंकि मूल विशेष रणनीति टीमों के पास जो कुछ थे, वे खो गए थे। क्या हम सचमुच ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे? विंसेंट ने पैनकेक का एक कौर मुंह में भरते हुए पूछा। वे स्वीकृत मांग सूची में हैं, मैक्स ने मुस्कुराते हुए पुष्टि की और सिमुलेटर में उन्हें आजमाने के लिए उत्सुक था। उनके लिए कोई खास सिमुलेटर नहीं था, बल्कि वे प्रेशर सूट ट्रेनर का इस्तेमाल करते थे और सिमुलेशन के अंदर ही बदलाव किए गए थे। बुनियादी नियंत्रण वही है, बस मुकाबला करने के ज्यादा विकल्प हैं। आज का मिशन एक तेज गति वाले और कम ऊंचाई वाले परिवहन से पैराशूट से उतरना है। दरअसल उन्हें बस पीछे से बाहर निकलकर मंडराना है, फिर लक्ष्य पर हमला करना है, जो उनके किलेबंद घर में छिपा एक दुश्मन राजनेता है। सुरक्षा कारणों से छिपकर हमला करने की मनाही है, इसलिए इस सिमुलेशन के लिए उन्हें क्रूर बल से हत्या करने का आदेश दिया गया है। मैक्स ने मोबाइल सूट प्रशिक्षण के लिए एक परिदृश्य चुना, जो आमतौर पर बेहतर उपकरणों के साथ विशेष बलों की पैदल सेना प्रशिक्षण जैसा ही होता है, ताकि ये देखा जा सके कि सभी के युद्ध कौशल कैसे हैं। हालांकि निको अपने फैसले से कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा है। मैक्स उसके विचारों में खोया हुआ है, ये सोचकर कि वह क्या सोच रही है। मैक्स उसके मन में एक नरसंहार की यादों में खोया हुआ पाता है। जिस दुश्मन का वे सामना कर रहे थे, उसके पास एक ऐसा हथियार था जिससे मेचा अपंग हो गई थी, लेकिन उसके पिछले जन्म में जिस सेना में वह सेवारत थी, वे सभी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए अलौकिक योद्धा थे। पैदल सेना की लड़ाई में भी दुश्मन का बेरहमी से कत्लेआम किया गया था। उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण का अंत इतनी क्रूरता से नहीं होगा। ये स्मृति वास्तव में मैक्स को आज दोपहर के युद्ध सिमुलेशन के लिए एक अच्छा विचार देती है। नज़दीकी युद्ध के लिए आवश्यक सभी तकनीकों को सीखने में वैसे भी उनकी यात्रा का अधिकांश समय लग जाएगा, लेकिन निको की यादों के साथ वह इसे तेज कर सकता है। उसके अपने पूर्व जीवन की यादें उसके मेचा के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बताती, इसलिए वे केवल उस प्रशिक्षण योजना के कुछ हिस्सों के दौरान ही प्रासंगिक होंगी जो उसने अपनी टीम के लिए बनाई है। निको, आगे बढ़ो, तुम नज़दीकी मुकाबले में सबसे अच्छे हो। मैक्स उस सुरक्षित कमरे में घुसपैठ की योजना बनाने का निर्देश देता है जहां राजनेता के पीछे हटने की लगभग गारंटी है। क्या मेचा युद्ध अभी भी पैदल सेना की लड़ाई से बहुत अलग नहीं है, यहां तक कि इतने हल्के सूट में भी? विंसेंट ने नए अधिकारियों की सभी चिंताओं को व्यक्त करते हुए पूछा। यकीन मानिए, मैंने निको को कोविड क्लास मेचा में मार्शल आर्ट करते देखा है, जो ज्यादातर लोग पैदल चलकर नहीं कर पाते। आज दोपहर हम युद्ध के फुटेज देखेंगे और उन जगहों पर शारीरिक प्रशिक्षण लेंगे जहां हमारी कमी है। मैक्स ने झिझक खत्म करते हुए घोषणा की। टीम अपने उपकरण सेट करती है और दृश्य कार्गो विमान के अंदर स्थानांतरित हो जाता है।
हम लक्ष्य के ठीक ऊपर से नीचे उतरेंगे, सीधे ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे उतरेंगे तथा टक्कर से पहले बाहर निकल आएंगे। मैक्स ने लाल बत्ती आने से पहले निर्देश दिया, जो ये संकेत देती है कि पीछे के कार्गो बे दरवाजे खुल रहे हैं। गिरना शुरू करें। इंटरकॉम उन्हें सूचित करता है और निको टीम का नेतृत्व करता है, दरवाजों से बाहर निकलता है और दोनों हाथों में ब्लेड लेकर पूरे जोर से जमीन की ओर दौड़ता है। विमान शांत नहीं है, इसलिए सुरक्षा गार्ड पहले से ही सतर्क हैं और आसमान में किसी खतरे की तलाश में हैं। रात के आसमान में घुलने मिलने के लिए सूट काले रंग के हैं, लेकिन गश्त पर तैनात कम से कम कुछ सुरक्षा गार्डों के पास किसी न किसी तरह के उन्नत ऑप्टिक्स तो होने ही चाहिए। निको को छोड़कर बाकी सभी अपनी राइफलें चलाकर ब्लेडधारी मोबाइल सूट को जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे गश्त पर तैनात गार्डों की संख्या कम हो जाती है। निको पहले दरवाजे पर खड़े 2 सैनिकों पर ब्लेड चलाता है, जिससे उनके कवच आसानी से भेद जाते हैं और गति उन्हें मजबूत धातु के ढांचे के आर पार ले जाती है, जिससे एक जबरदस्त धमाके की आवाज आंगन और घर दोनों में गूंजती है। मैक्स ने पीछे की ओर मोर्चा संभाल लिया है। संरचना को बंद करो, वह दूसरों को सूचित करता है जैसे ही वे निको से 2 सेकंड पीछे जमीन पर पहुंचते हैं। नरसंहार की आवाजें सुनकर सैनिक बगल के कमरों से बाहर आ गए हैं, जिन्हें आने वाले मोबाइल सूट कुशलता से खदेड़ देते हैं। अभ्यास की कमी के कारण इन सुंदर इकाइयों का संचालन अभी भी थोड़ा अनाड़ी है, लेकिन वे तेजी से अनुकूलित हो रहे हैं। पॉल चाकू से लड़ने में माहिर लगता है और नजदीकी मुकाबले से आसानी से निपट लेता है, लेकिन बाकी लोग नकली रॉयल गार्ड के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पायलटों को सिखाई जाने वाली हाथ से हाथ की कलाओं की केवल सबसे बुनियादी जानकारी ही है। निको एक क्षण के लिए रुकता है तथा आयन पिस्तौल से अंदर के 4 लक्ष्यों पर गोलियां चलाता है, जबकि मैक्स दरवाजे के बाहर के लक्ष्यों पर गोलियां दागता है, जिससे टीम को लड़ाई से मुक्त कर दिया जाता है। अब लाइटें इमरजेंसी रेड हो गई हैं और सायरन बजने लगे हैं। निको शायद उन्हें 1 सेकंड में बंद कर सकती थी, लेकिन इससे ट्रेनिंग मिशन का मकसद ही खत्म हो जाता और उसने उस समय का इस्तेमाल सुरक्षाकर्मियों को चकनाचूर करने में किया, जो अभी अभी लिफ्ट से बाहर आए गार्ड्स के समूह को खुशी खुशी टुकड़े टुकड़े करने में लगा दिया। वह प्रतीक्षारत लिफ्ट के अंदर पहुंची और एक बटन दबाया, जिससे लिफ्ट दूर चली गई। ठीक उसी समय बाकी टीम उसके स्थान पर पहुंच गई। हॉल खाली है, एरी कहती है, जैसे ही पॉल और विंसेंट रिपोर्ट करते हैं कि बगल के कमरे खाली हैं। आधे सेकंड के अंतराल पर उतरो। मैक्स सबको योजना याद दिलाती है, इससे पहले कि निको लिफ्ट के दरवाजे लात मारकर खाली शाफ्ट से नीचे गिरे। उसके ब्लेड के एक वार से बेसमेंट के दरवाजे का ताला टूट जाता है और वह कंधे से उन्हें खोलने की कोशिश करती है। तभी एरी उसके पीछे आती है, राइफल निको के कंधे पर तान दी जाती है। पॉल और विंसेंट के जमीन पर उतरते ही गोलीबारी की झड़ी लग जाती है, जिसके बाद चीखने चिल्लाने और गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं। जिसके बाद मैक्स नीचे गिरता है और उनके ऊपर स्थित बख्तरबंद लिफ्ट के उत्थापक तंत्र में एक गोली दागता है, जिससे लिफ्ट शाफ्ट से नीचे खिसक जाती है ताकि उनका पीछा न किया जा सके। तहखाना खून से सना हुआ है और 1 दर्जन गार्ड मृत पड़े हैं, जबकि टीम बगल के कमरों की तलाशी ले रही है। जब निको ने सब कुछ साफ होने का संकेत दिया तो केवल सुरक्षित कमरे का दरवाजा ही खुला रह गया, जो कि एरी के लिए तिजोरी में सेंध लगाने के लिए चार्ज लगाने का संकेत था। जैसे ही चार्ज विस्फोट करते हैं, पॉल और विंसेंट हमला करते हैं और हर हिलती हुई चीज पर और बहुत सी गैर हिलती हुई चीजों पर भी गोली चलाते हैं। अगर मैक्स को ज्यादा जानकारी नहीं होती तो वह सोचता कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा उस बेचारे राजनेता पर खर्च कर दी है। शायद इस मिशन ने उनके जीवन की परिस्थितियों से उपजी निराशा को और भड़का दिया हो। लक्ष्य समाप्त हो गया। मैक्स ने राजनेता की डीएनए जांच के बाद पुष्टि की कि वह कोई बॉडी डबल नहीं था। लैंडिंग के बाद भी उन्हें 2 मिनट से कम समय बचा है, जिससे अतिरिक्त सहायता मिलने से पहले उन्हें भागने के लिए 3 और मिनट मिल गए हैं। एक आकार का चार्ज निष्क्रिय लिफ्ट के ऊपर लिफ्ट शाफ्ट में एक छेद बनाता है और वे छत की ओर बढ़ते हैं, जहां वे उड़ने से पहले प्रतीक्षारत उपग्रहों को अपनी जीत का संकेत दे पाएंगे। जब वे फिर से कड़ी सुरक्षा वाली छत पर पहुंचते हैं तो मैक्स को असली लड़ाकू क्षमता की कमी का एहसास होता है और वह हाथापाई का प्रशिक्षण अपनी कार्यसूची में सबसे ऊपर रख लेता है। ज्यादातर चीजें बाद में भी चल सकती हैं, लेकिन बेहतर युद्ध कौशल उनकी टीम के हर सदस्य को पायलटों सहित सिखाना होगा। दोपहर पायलटों के लिए एक दुर्स्वप्न थी, क्योंकि उनके नए कमांडरों ने उनके दिमाग में नई युद्ध तकनीकें डाल दी थीं। आप जानते हैं, मैं सोचता था कि मैं इसमें अच्छा हूं, जब तक कि मैं उन दोनों से नहीं मिला। पॉल ने आह भरी और मेस हॉल में विंसेंट के बगल वाली सीट पर बैठ गया। मजाक नहीं कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज से पहले कभी कोई लड़ाकू चाकू नहीं पकड़ा था।
विंसेंट सहमत है, जबकि एरी सिर्फ कंधे उचकाती है क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि यह उसकी कमजोरी थी। मुझे लगता है कि हम उन दोनों के साथ वाकई बहुत जल्दी सीख सकते हैं। क्या वे यह नहीं कहते कि एक गुरु के साथ एक दिन में आप एक आम आदमी के साथ जीवन भर में सीखे जाने से ज्यादा सीख सकते हैं? एरी पूछती है। तुम मान रहे हो कि इस महीने की ट्रेनिंग असल में हमारी जान नहीं ले लेगी? तुम कमांडर मैक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि मेजर निको बस मजाक में मेरी पिटाई कर रहे थे। वह इतनी छोटी है कि उसे मारना नामुमकिन है और वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। पॉल ने इशारा किया। वह तेज भी है और ज्यादा फुर्तीली भी। असल में मुझे लगता है कि जब विशुद्ध शारीरिक कौशल की बात आती है तो वह कमांडर पर जरूर बढ़त हासिल कर सकती है। मैंने सुना है कि उसके पास सभी तरह के यांत्रिक क्षेत्र कौशल हैं, इसलिए क्रूसेडर क्लास के पाठ्यक्रमों में हम अपना बदला ले सकते हैं। एरी उत्सुकता से मुस्कुराती है, जबकि कमरे के उस पार से सुन रहा मैक्स उनकी भोली आशावादिता पर मुस्कुराता है। स्टालवार्ट की आग की बौछारों पर काबू पाना तो दूर की बात है, तारित के क्रोध के खिलाफ भी उन्हें निशाना लगाने में मुश्किल होगी। उसके बचाव के तरीके बिल्कुल गैर मानक हैं, इसलिए क्रूसेडर क्लास मेचा का पूर्वानुमानित निशाना लगभग बेकार है। यहां तक कि उसके अपने सिस्टम कौशल भी सिमुलेशन में उससे जुड़ने में मुश्किल करते हैं। अगली सुबह मैक्स ने उनके लिए एक शारीरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया और ब्रावो और चार्ली कंपनियों के कई सदस्यों को उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, समय बिताने के लिए फिट रहना ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है और सैनिकों ने तय किया है कि घर पहुंचने पर पूरी तरह से फिट रहना महिलाओं को महीने भर आराम करने और कमजोर होने से ज्यादा प्रभावित करेगा। इसके अलावा ज्यादातर लोग पूरी तरह से रिटायर होने का इरादा नहीं रखते, घर लौटने पर नया करियर अपनाते हैं, और मैक्स जो अतिरिक्त युद्ध प्रशिक्षण दे रहा है वह उनके लिए बहुत ही आकर्षक सौदा है। अपनी कंपनियों की उच्च स्तरीय स्थिति के बावजूद ज्यादातर लोगों को ज्यादा उन्नत प्रशिक्षण नहीं मिला है और मैक्स अगले कुछ दिनों तक नियंत्रण और संयम तकनीक सिखाने की योजना बना रहा है। स्पेशल टैक्टिक्स फोर्स के लिए कैदियों को पकड़ना अक्सर एक उद्देश्य होता है, इसलिए उसके सैनिकों को ये जानना जरूरी होगा, और जो सेवानिवृत्त लोग कानून प्रवर्तन और निजी सुरक्षा जैसी नौकरियों में जाना चाहते हैं उनके लिए यह और भी जरूरी होगा। घर पहुंचने के बाद उन्हें परेशान करने वाले लक्ष्यों को मारने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें कम से कम चोट पहुंचाते हुए नियंत्रित करना होगा और इमारत से या जैसी भी स्थिति हो जेल तक ले जाना होगा। दिन की शुरुआत के लिए प्रशिक्षण कक्ष को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, एक समूह जो निहत्थे युद्ध सीखेगा और दूसरा समूह जो नियंत्रण और संयम तकनीकें सीखेगा। फिर दोपहर के भोजन के बाद वे बदल जाएंगे। मैक्स नियंत्रण और संयम की कक्षा सिखाएगा, जबकि निको उन्नत निहत्थे युद्ध का परिचय देगा। कक्षा सामान्य से ज्यादा सुचारू रूप से चल रही है, बिना उन सैनिकों की भीड़ के जो वास्तव में वहां रहना ही नहीं चाहते, और सैनिक मैक्स द्वारा आवश्यक रूप से विकसित की गई कुश्ती तकनीकों को तेजी से सीख रहे हैं। कमरे के दूसरी ओर निको अपने छात्रों को एक बेहद क्रूर युद्ध तकनीक सिखा रही है, जिसे देखकर सभी सैनिक विस्मय से उसे देख रहे हैं। दोपहर के भोजन के समय तक उसका समूह ऐसे अभ्यास कर रहा होता है जैसे वे सभी सिग्नल स्पेशल फोर्स हों। शुरुआत में उनके पास एक मजबूत आधार था, और हालांकि नई तकनीकें अभी भी इस्तेमाल में थोड़ी अनाड़ी हैं, फिर भी वे कल की तुलना में स्पष्ट रूप से ज्यादा सक्षम हैं। खास तौर पर एरी नई तकनीकों को बहुत तेजी से सीख रही है और इतनी फुर्तीली है कि निको द्वारा दिखाए जा रहे युद्धाभ्यासों को ठीक से दोहरा पा रही है। जब वे स्विच करते हैं तो सैनिक प्रशिक्षण हॉल में मैक्स की तरफ राहत की एक स्पष्ट भावना के साथ आते हैं, क्योंकि वहां की ग्रैपलिंग ट्रेनिंग दूसरी तरफ की स्पैरिंग जितनी हिंसक और थका देने वाली नहीं होती। यह आसान नहीं है, लेकिन किसी के जकड़े जाने के बाद उसे संभालने में कुछ सेकंड लगते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। मैक्स अपने क्वार्टर के पास वाले मेस हॉल में खाना खाता है, जहां 3 नए अधिकारी ब्रावो कंपनी के अधिकारियों से बातें कर रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट के चेहरे पर एक बड़ा सा निशान है जिसे मैक्स बूट के निशान के रूप में पहचानता है और सोचता है कि यह कैसे हुआ। आज उनमें से कोई भी किक मारने की कोई तकनीक नहीं सीख रहा था। पॉल उससे अपने साथ आने का इशारा करता है और मैक्स उस घायल सैनिक को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए बैठ जाता है। सिपाही ने शर्म से मुस्कुराते हुए उसके गाल की ओर इशारा किया, ये कोई बात नहीं, मैंने बस एक तकनीक गलत समझ ली थी। पॉल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, तुमने सोचा था कि लचीलेपन से ज्यादा ताकत जरूरी है, और जब एरी ने तुम्हें उछाला तो तुम लैंडिंग से चूक गए। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने सोचा होगा कि वह छोटी अधिकारी द्वारा जमीन पर गिराए जाने से खुद को आसानी से रोक सकता है,
और उसने उसे आगे की ओर खींच लिया, जिससे वह उसके चेहरे पर आ गिरी। मैक्स को लगा कि उसने साफ साफ कह दिया है कि ताकत ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी चेतावनी के बिना भी एरी के पास बीटा रैंक सिस्टम कंपैटिबिलिटी है और वह उससे ज्यादा ताकतवर है। हालांकि उस दिन की असली खबर कैप्टन कैटन और निको के बीच मुकाबला था। बेलमोंट के बाद कैप्टन कैटन ने निको को कुछ प्रशिक्षण तकनीकें भेजी थीं और वह उनमें बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, इसलिए उन्होंने ये देखने के लिए एक राउंड किया कि उसके कौशल में कितना सुधार हो रहा है। मैक्स जानता है कि उसने अभी अभी कुल बोनस के 200 अंक हासिल किए हैं और उसका सिस्टम अभी उसके शरीर को अपग्रेड कर रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का समय लगता है अगर यह आपको सिर्फ सिस्टम स्किल नहीं दे रहा हो। निको का भी लगभग यही हाल होना चाहिए था, क्योंकि उसकी निपुणता और गति में प्राइमरी अलग अलग थी, इसलिए मुकाबला काफी रोमांचक होना चाहिए था। मैं सच कह रहा हूं, यह पागलपन था। उन्होंने पूरे अखाड़े को 3D पूल टेबल की तरह इस्तेमाल किया, बीम और रेलिंग के बीच ऐसे कूद रहे थे जैसे गुरुत्वाकर्षण कोई चीज ही न हो। और गति, मैंने कभी किसी इंसान को इतनी तेज चलते नहीं देखा, ये स्वाभाविक नहीं है, एक सैनिक जोर देकर कह रहा है। कुछ ही मिनटों बाद कैप्टन कैटन स्वयं निको के साथ आते हैं। दोनों ही नहाकर आए हैं और मैच के बारे में हंस रहे हैं तथा उनकी त्वचा के लगभग हर हिस्से पर चोट के निशान तेजी से ठीक हो रहे हैं। क्या आपने कुछ सीखा कि एक वास्तविक लड़ाई कैसी होती है? कैप्टन कैटन ने अपने दोस्तों के लिए मैच का वीडियो दोबारा चला रहे एक सैनिक से मजाक में पूछा, जो आज प्रशिक्षण में नहीं थे। मुझे पता चला कि मेजेनाइन बालकनी से उड़ती हुई कोहनी का गिरना केवल दिखावटी कुश्ती मुकाबलों में ही नहीं होता। कॉपोरल ने इसकी पुष्टि की तो मैक्स ने कैप्टन की यादों में झांककर देखा कि क्या हुआ था। वे दोनों आपस में जूझ रहे थे और उसने उन दोनों को मेजेनाइन से नीचे फेंक दिया, लेकिन लचीले मेजर पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जो कोहनी के बल उस पर गिर पड़ा, जिससे उसकी सांस फूल गई और मैच समाप्त हो गया। ये मुकाबला किसी फिल्म के फाइट सीन जैसा अवास्तविक सा लग रहा है, जो मैक्स को याद दिलाता है कि इंसानी सीमाएं, जैसा कि वह समझता है, अब लागू नहीं होती। वह भी ठीक वैसा ही कर सकता था और 4 मीटर की गिरावट से उसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं होती, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि कोहनी उसे नहीं लगी। इतनी तेजी से आगे बढ़ने की वजह से मैक्स का दिमाग अब पीछे छूट गया है। बमुश्किल 1 साल पहले वह अपनी प्रणाली को जागृत कर रहा था, एक बिल्कुल सामान्य लड़के के रूप में जो यौवन की ओर बढ़ रहा था। अब वह किसी भी बड़े आदमी को कैच बॉल के अखाड़े जितनी दूरी तक आसानी से फेंक सकता है। शायद कुछ हफ्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने से उसे बहुत फायदा हो, क्योंकि उसका दिमाग अपने आसपास के बदलावों को समझ पाएगा। अगली सुबह आराम करने का विचार खत्म हो जाता है। न सिर्फ प्रशिक्षुओं की संख्या दोगुनी हो गई, बल्कि उन्हें सेंट्रल कमांड से एक नया संदेश भी मिल गया। मेजर केरेस मैक्स ट्रसेडा क्लास मेचा, जिसे स्टालवार्ट के नाम से जाना जाता है, में किए गए गैर मानक संशोधनों के संबंध में। निम्नलिखित संशोधनों को मानक उपकरण के रूप में दीर्घकालिक उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। 1 शोल्डर पॉल्ड्रॉन अनुकूलन। 2 सिग्नस पैटर्न प्लाज्मा शॉटगन X2। 3 उच्च आउटपुट थोरियम रिएक्टर। निम्नलिखित संशोधनों को गैर इष्टतम उपकरण के रूप में हटाने का आदेश दिया गया है। 1 संशोधित युद्ध तोप बैरल। कृपया अपने परिवहन के मेचा रखरखाव दल के साथ परिवर्तनों की पुष्टि करें और कैप्लर 111 पर पहुंचने से पहले एक इकाई पेंट योजना तैयार करें। सम्मान। मध्य कमान। मैक्स को याद नहीं कि उसने अपने रिएक्टर को बदलने के लिए कहा था, लेकिन ज्यादा पावर कभी बुरी चीज नहीं होती। असली चुनौती एक अनोखी यूनिट रंग योजना ढूंढने की होगी जिसे विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से छुपाया जा सके, साथ ही जो उन्हें मानक दस्तों से अलग करने वाले एक विशिष्ट चिन्ह के रूप में भी काम करे। सेंट्रल कमांड से प्राप्त पत्र को देखने के बाद मैक्स सीधे मेचा हैंगर की ओर गया, ये देखने के लिए कि जब स्टेलवार्ट वहां नहीं था तो उसके साथ क्या किया गया था। अभी तक उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस उसकी बैटल कैनन की बैरल को बिना ब्लेड वेल्ड किए एक रेगुलर मॉडल से बदल दिया है। अगर कमांड ने भी उसके इस बदलाव को मंजूरी दे दी होती तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि उनके मिशन के दौरान पुरानी बैरल को कुछ युद्ध क्षति पहुंची थी। फिलहाल उसकी यूनिट पर कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैक्स गैंट्री पर चढ़कर अंदर जाता है और स्टालवार्ट को पावर देकर उसकी कार्यक्षमता की जांच करता है और नए बैरल के लिए बैटल कैनन को ऑप्टिमाइज करता है। सब कुछ पूरी तरह से काम करता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही मैक्स अपने ऑप्टिमाइजेशन स्किल से पूरी संरचना को देखता है, उसे पता चलता है कि सब कुछ बहुत सुस्त लग रहा है। दोबारा जांच करने पर पता चलता है कि सब कुछ स्पेक परफॉर्मेंस के चरम पर है और मैक्स एक पल के लिए असमंजस में पड़ जाता है, ये सोचकर कि आखिर क्या गड़बड़ हुई।
फिर उसे याद आता है कि उसका मेचा पूरी तरह से अनुकूलित है, लेकिन निको ने उसे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए संशोधित नहीं किया है। पुरानी बैटल कैनन से लगभग 1000 राउंड फायर करने के बाद बोन स्टॉक वाली गन पर वापस जाना बहुत ही धीमा है। इसलिए मैक्स अपने सेकंड इन कमांड को एक टेक्स्ट अलर्ट भेजता है कि जैसे ही उसे समय मिले वह उसकी नई तोप को ठीक करने आ जाए। आज रात सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसे अपनी यूनिट के लिए कौन से रंग चुनने चाहिए। वास्तव में क्रूसेडर्स अपने परिवेश में कभी घुल मिल नहीं पाएंगे जब तक कि वे जंगल के पेड़ों की तरह न दिखें, और इसके लिए भी देखने वाले को कम से कम आधा अंधा होना पड़ेगा। लेकिन दूर से उनकी उपस्थिति को उजागर करना भी कोई अच्छा विचार नहीं है। इसलिए उसे कुछ ऐसा चाहिए जो ज्यादातर परिवेश में घुल मिल जाए, साथ ही इतना अनोखा भी हो कि वह आम सैनिकों से अलग दिखे। मैक्स नए रंगरूटों की वर्दी पर नजर डालता है, ये देखने के लिए कि क्या वे सेवानिवृत्त हो रही 42वीं आर्मर्ड से कुछ अलग होंगी, और पाता है कि वे एक जैसी तो हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं। नई टुकड़ियां कांसे की सजावट के साथ जैतूनी हरे रंग की होंगी, और पैदल सेना अपनी यूनिट के प्रतीक चिन्ह वाली नीली बेरेट पहनेगी। उनमें से कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि भर्ती के बाद उन्हें क्या कार्य सौंपा जाएगा। राजनीतिक विद्रोह की सभी बातों के बीच, लेकिन मैक्स ने पाया कि कुछ समय बाद गहरे भूरे रंग की मिट्टी और ग्रे पत्थर की धूल उन दो युद्ध क्षेत्रों पर सबसे आम रंग थे जहां उन्होंने सेवा की थी। ब्राउन और ग्रे एक बेहद घटिया मेचा योजना है जो हमेशा धुंधली सी दिखती है। पायलटों को अपने मेचा पर बहुत गर्व होता है, इसलिए थोड़ी चमक दमक वाली चीज मानक होती है, और केपलर 111 से निकलने वाले हरे रंग के मेचा को अपवाद माना जाता है। मैक्स कुछ देर खेलता है और तय करता है कि अब तक उसके द्वारा बनाए गए सभी रंगों में से कांसे की सजावट और लाल रंग के यूनिट चिन्हों वाला हड्डी के रंग का कवच उसका पसंदीदा है। युद्ध में यह उन्हें अलग दिखाएगा, लेकिन इतना नहीं कि वे क्षितिज के सामने ज्यादा उभर कर दिखें। वहीं परेड में ये शानदार और शक्तिशाली दिखेगा। इससे पायलटों को खुशी होनी चाहिए। विशेष रणनीति इकाइयां अक्सर मिशनों के लिए अपने मेचा को किसी भी तरह से छिपाती हैं, या तो स्थानीय स्तर पर या लक्ष्य इकाइयों की नकल करने के लिए, इसलिए मुख्य योजना हमेशा उन पर नहीं होगी और लगभग कभी भी मोबाइल सूट और पावर्ड आर्मर जैसी विशेष इकाइयों पर नहीं होगी। मैक्स अपने कमरे में लौटता है जहां वह उन सभी उपकरणों की रंग योजना तैयार करता है जिनका वे संभवतः उपयोग कर रहे होंगे और एक प्रति निको को भेजता है। वह सुबह उस पर अपनी राय दे सकती है जब उसे उस पर ध्यान से विचार करने और ये तय करने का समय मिल जाए कि उसे वह कैसा पसंद है। अगर उसके मन में कोई रंग योजना है जो उसे ज्यादा पसंद है तो मैक्स उसे बदलने पर विचार करेगा, इसलिए वह अभी अंतिम ऑर्डर हैंगर पर नहीं भेजता और शाम के लिए बिस्तर पर आराम से लेट जाता है। खुशकिस्मती से निको को नई रंग योजना से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैक्स नाश्ते से पहले यूनिट के डेटा में विवरण दर्ज करता है और ये देखने के लिए प्रशिक्षण मैदान की ओर निकल पड़ता है कि तीनों नए अधिकारी कैसी प्रगति कर रहे हैं। युद्ध प्रशिक्षण के लिए इतने सारे सैनिकों की मौजूदगी उनके लिए बहुत फायदेमंद है। न केवल उनके पास चुनने के लिए कई साथी हैं, बल्कि वे सभी अलग अलग प्रशिक्षण और शारीरिक क्षमता के स्तर पर हैं। वे अभी भी निहत्थे युद्ध पर काम कर रहे हैं, लेकिन हाल के अभ्यास से मैक्स बुनियादी थ्रो से लेकर संयोजन और रक्षात्मक पकड़ तक अपने कौशल को निखारना शुरू कर सकता है। अगर प्रगति इसी तरह जारी रही तो नई यूनिट लेने के लिए भर्ती मैदान पहुंचने पर उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। 2 दिन बाद मैक्स के इनबॉक्स में पहले दौर के मांग आदेश आ पहुंचे। उनकी कुल मेचा संख्या तय हो चुकी थी, जिसमें 5 क्रूसेडर, 30 लाइट मेचा, सभी कार्वेट क्लास और पैदल सेना की एक कंपनी शामिल थी। ज्यादातर आपूर्ति उनके पहुंचने के बाद ही की जाएगी, लेकिन रंग योजना को सेंट्रल कमांड ने मंजूरी दे दी है, साथ ही लाइट मेचा की मांग और क्रूसेडर के काम भी। लेकिन मैक्स को यह जानना जरूरी है कि वह कौन से पैटर्न का ऑर्डर देगा। कॉवेट क्लास मेचा में कई तरह के उपकरण हो सकते हैं, लेकिन उन सभी को एक साथ खरीदने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, खासकर तब जब वह उन विशेष उपकरणों का ऑर्डर दे रहा हो जिनकी उसे यूनिट को जरूरत होगी। हर बात पर चर्चा करने के लिए किसी यूनिट का न होना उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, और जनरल को भी स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट की व्यवस्था करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। हालांकि असल रणनीति के बारे में उसके पास काफी जानकारी है, जिससे मैक्स को अप्रत्यक्ष रूप से यह अंदाजा हो जाता है कि उन्हें असल में क्या चाहिए और क्या ये सिर्फ फिजूल खर्ची है। जनरल टेनेंट के साथ बैठक समाप्त करने के बाद मैक्स तीनों नए अधिकारियों को एक खाली बैठक कक्ष में बुलाता है, जो संभवतः उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी, उस मुकदमे के अलावा जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। एरी, पॉल, विंसेंट 30 मिनट में मीटिंग रूम R13 में रिपोर्ट करें। वह उनकी कलाई पर उपकरण भेजता है और तीनों अधिकारियों को जल्दी से बिस्तर से बाहर खींचता है।
वे उसे रोजाना प्रशिक्षण मैदान में देखते हैं और अभी तो नाश्ता भी नहीं हुआ है, इसलिए जो भी बात वह उनसे करेगा वह जरूरी होगी। वे सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आज उन्हें अपने नए क्रूसेडर क्लास मेचा के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वे अब अपनी मंजिल के लगभग आधे रास्ते पर हैं। उनमें से किसी को भी नहीं लगता कि उनके सैन्य रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें कोई विकल्प मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये बात कि वे फिर से उन विशाल मेचा में वापस जा रहे हैं एक वरदान है। आपका स्वागत है, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। मैक्स उनका अभिवादन करता है। जब अधिकारी दौड़ते हुए आते हैं तो उसके सामने डेस्क पर 3 फाइल फोल्डर औंधे मुंह पड़े होते हैं। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, मेरे सामने क्रूसेडर के काम पड़े हैं। ये फैसले सेंट्रल कमांड ने लिए हैं, इसलिए आपको क्या मिलेगा इसमें मेरा कोई दखल नहीं है, लेकिन सेंट्रल कंप्यूटर्स को आपके कौशल आकलन के आधार पर इन्हें चुनना चाहिए था। मैक्स की बात शुरू होती है। तीनों उसके सामने खड़े हैं, बहुत घबराए हुए, बैठने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले है बुलवार्क, क्रूसेडर क्लास आयरन डिस्ट्रॉयर और गॉन्टलेट से लैस। इसके साथ एक मैचिंग कॉम्बैट शील्ड भी आती है। एरी, सेंट्रल कमांड ने बुलवार्क आपको सौंपा है। अच्छी बात यह है कि यह टारिट्स रेड जैसा ही बेसिक पैटर्न है, इसलिए अगर आपको डिजाइन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए कोई सुझाव या तरकीबें चाहिए हो तो आप मेजर निको से पूछ सकते हैं। मैक्स मुस्कुराते हुए कहता है, जिससे लंबी गोरी महिला हंस पड़ती है। अगला फेरस है क्रूसेडर क्लास, लंबी दूरी की क्षमता वाला आयन विध्वंसक और भारी लेजर तोप से लैस। पॉल, सेंट्रल कमांड ने फेरस तुम्हें सौंप दिया है। इसका ध्यान रखना, ये भारी लेजर कवच और मजबूत इमारतों को भेदने में बहुत काम आएगा। पॉल बड़ी मुस्कान के साथ अपना फोल्डर उठाता है, बिना कुछ कहे अपनी नई यूनिट के विवरण और विशिष्टताओं पर नजर डालता है। आखिरी है मॉर्निंग ग्लोरी। विंसेंट, कमांड ने तय किया है कि तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त पैटर्न बैटल कैनन और रैंडिंग क्लॉ है। ये पैदल सेना की मदद के लिए काम आएगा, क्योंकि केंद्रीय प्लाज्मा टॉर्च को फ्लेमथ्रोवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विंसेंट ने सिर हिलाया। गॉन्टलेट की बजाय क्लॉ के चुनाव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं, लेकिन भिखारी तो चुनने वाले नहीं होते, और एक स्पेशल टैक्टिक्स टीम में संभावना है कि भविष्य में दस्ते को बेहतर ढंग से संतुलित करने के लिए उसके उपकरणों को बदला जा सकता है। मैक्स उस क्रू के बारे में सोच रहा है जो उसे दिया गया है। कुल मिलाकर उनके पास 2 पूरी तरह से लंबी दूरी के मेचा हैं, स्टालवार्ट और फेरस। उनमें से 2 जरूरत पड़ने पर तोपखाने से बमबारी करने में सक्षम हैं, और उनके पास 3 ऐसे हैं जो नजदीकी युद्ध में सक्षम हैं, जिनमें से एक में मजबूत कवच और एक कस्टम कॉम्बैट शील्ड है। ये पूरी तरह से बहुमुखी और सर्वांगीण प्रतीत होता है, इसलिए कम से कम ऐसा तो नहीं लगता कि सेंट्रल कमांड उन पायलटों के साथ भेदभाव कर रहा है जिन्हें माफी नहीं दी गई। ऐसा शायद केवल उसके और निको की ओर से हस्तक्षेप के कारण हुआ हो, लेकिन मैक्स इस बात के लिए आभारी है कि कमांड ने उन्हें न केवल उनकी टीम के लिए 5 क्रूसेडर देने का निर्णय लिया, बल्कि 5 ऐसे भी दिए जो एक साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकें। तीनों कैप्टन आखिरकार अपनी जगह पर बैठ गए हैं और अपने मेचा का इतिहास और विवरण पढ़ने में मग्न हैं। मैक्स उन्हें सुबह की ट्रेनिंग छोड़कर दोपहर के भोजन के बाद रिपोर्ट करने का एक मौन संदेश भेजता है, जिससे उन्हें जश्न मनाने के लिए 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है। उसके बाद ही वह उन्हें काम पर वापस बुलाता है। ऐसा नहीं है कि इकाइयां अभी तक जहाज पर सवार हुई हैं। 1 महीना मैक्स की अपेक्षा से भी अधिक तेजी से बीत गया, और अब वे कैप्लर 111 के धरती पर पहुंचने से 48 घंटे पहले उस हिस्से पर थे। जो कुछ भी भरने और दाखिल करने की आवश्यकता थी, उसे पहले ही गृह सरकार को प्रसंस्करण के लिए भेज दिया गया था। उनके खरीद अनुरोधों के परिणाम और साथ ही उनके नए सदस्यों की सूची अब किसी भी समय आने की उम्मीद थी। सभी 5 अधिकारी उस कार्यालय में इंतजार कर रहे थे जिसे मैक्स ने हाल ही में अपना वास्तविक कार्यालय बना लिया था, जबकि जहाज का बाकी हिस्सा पूरी तरह जश्न के मूड में था। आज रात जहाज देर रात तक पार्टी करेगा, और फिर कल वे आधे दिन सोते रहेंगे और उस स्पेसपोर्ट के स्थानीय समय क्षेत्र के अनुसार खुद को ढालेंगे जहां वे उतरेंगे। सैन्य बंदरगाह के पास ही दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक बंदरगाह था, जहां व्यापारिक जहाज माल लाने और खरीदने के लिए उतरते थे। मैक्स के हिसाब से व्यापारी मजेदार लोग थे, कम से कम वे व्यापारी तो थे जो कैप्लर टर्मिनस के उस बंदरगाह पर अक्सर आते थे जहां वह पला बड़ा था। साम्राज्य वर्षों से युद्ध में था, और व्यापारिक जहाजों पर हमलों का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए केवल सबसे बहादुर लोग ही इस काम के लिए स्वेच्छा से आगे आते थे, भले ही इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ता था। ये झुग्गियां कैप्लर टर्मिनस के अंतरिक्ष बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं थीं, क्योंकि कोई भी उतरते जहाजों के शोर, थोक उत्पादों की गंध या अंतरतारकीय परिवहन के लिए पुराने भारी औद्योगिक उपकरणों के प्रदूषण के पास नहीं रहना चाहता था।
लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि व्यापारी अक्सर थोड़ी मस्ती के लिए झुग्गियों में घूमते रहते थे। मैक्स के पुराने मोहल्ले में शराब पीना, जुआ खेलना और दूसरी बुरी आदतें आसानी से मिल जाती थीं, और ये सब व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। मैक्स उनकी रुचि के लिए बहुत छोटा था। वे कुशल अनुभवी लोगों को चाहते थे, न कि गरीब बच्चों को जिनके पास कभी उल्लेख करने लायक कौशल नहीं होगा। लेकिन यह मैक्स को उनके विचारों को सुनने से नहीं रोक पाया जब वह अपनी युवावस्था के दौरान देव के साथ सैर पर जाता था। इस तरह मैक्स को पता चला कि यह सिस्टम सिर्फ कैप्ले के नागरिकों के पास ही है। बाकी सभी देश दुश्मन नहीं हैं, इसलिए सभी व्यापारी कैप्लर से नहीं आते। कई व्यापारी या तो इंसान नहीं थे या फिर उनके रूप रंग ऐसे थे जैसे मैक्स ने अपने ग्रह पर पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें समझना भी उसके लिए मुश्किल था और वह उनसे ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाता था, क्योंकि उनके शरीर में कोई नैनो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे उसकी जन्मजात प्रतिभा काम कर सके। हालांकि वह अभी भी कुछ चीजें हासिल कर सकता था, खासकर जब वे दोपहर में शराबखानों की खुली बालकनी में होती थीं, जब गर्मी के कारण किसी भी इमारत के अंदर रहना असहनीय हो जाता था, बिना उस क्लाइमेट कंट्रोल के जो अमीरों के घरों में होता था। अब मैक्स समझता है कि यह सबके लिए एक सामान्य बात थी और झुग्गी झोपड़ियां इसका अपवाद थीं, लेकिन उस समय मैक्स इसे बहुत ही उच्च स्तरीय और आश्चर्यजनक बात मानता था कि साल के हर दिन दोपहर की गर्मी में पसीना न बहाना पड़े। निको के एक विचार से मैक्स अपनी कल्पना से बाहर निकलकर बाकी लोगों के साथ हो रही बातचीत में वापस आ जाता है। उसने लाइट मेचा स्टेजिंग एरिया की एक तस्वीर हासिल कर ली है और अपनी नई इकाइयां ढूंढ ली हैं। जैसी कि उनकी उम्मीद थी, वे 30 कोवेट क्लास मेचा हासिल करने में कामयाब रहे, जो सभी मैक्स द्वारा चुनी गई हड्डियों और कांसे से रंगे हुए थे और जिन पर लाल रंग के निशान थे। ग्रह से निकल रही बाकी टुकड़ियों के फीके जैतूनी हरे रंग के बीच खड़े होकर वे शानदार, विशिष्ट और विशिष्ट दिखते हैं, बिना किसी दिखावटीपन के, जिससे मैक्स को अपनी पसंद पर गर्व हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि वह क्रूसेडर्स की भी एक तस्वीर ले लेगी, लेकिन या तो वहां लगे कैमरे बंद हैं, या वे बंद सर्किट पर हैं और उस ग्रहीय नेट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जिससे निको ने परेड ग्राउंड की तस्वीरें खींची थीं। हालांकि ये बात समझ में आती है, हल्के मेचा कोई रहस्य नहीं है। यहाँ तक कि व्यापारियों के पास भी आमतौर पर अपने जहाजों पर नागरिक स्रोतों से प्राप्त कुछ मेचा होते हैं जिन्हें युद्ध के लिए संशोधित किया जाता है। लेकिन शक्तिशाली भारी मेचा की सुरक्षा कहीं अधिक कड़ी होती है ताकि देश की असली ताकत गुप्त रखी जा सके। गौर से देखने पर ये कोवेट 42वीं आर्मर्ड कोवेट से बिल्कुल अलग डिजाइन के हैं। ऊंचे और ब्लॉकदार होने के बजाय ये सुंदर घुमावदार हैं और लगभग इंसानों जैसे आकार के हैं। साथ ही इनका ऊपरी गुंबद पीछे की ओर झुका हुआ है जो किसी रेसर के हेलमेट जैसा दिखता है और सेंसर के लिए सामान्य से ज्यादा जगह देता है। अब ये देखना एक अच्छा बदलाव है। हमें असल में नए कोवेट मिले हैं। गोल पतवारें देख रहे हैं। ये डिजाइन कोमोरियन समूह से आया है जिसका कैप्लर के साथ विलय हुए सिर्फ एक दशक ही हुआ था। उनके सभी मेचा असाधारण रूप से फुर्तीले हैं और कवच वाकई बहुत अच्छा है, हालांकि वे इतने पतले और नाजुक दिखते हैं। निको स्क्रीन पर विभिन्न विशेषताओं की ओर इशारा करती है और फिर वे सभी हथियारों का निरीक्षण करते हैं। इन मेचा के 2 हाथ होते हैं और ये अपने हथियार पकड़ते हैं, क्रूसेडर क्लास मेचा के विपरीत जिसका वे सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें कंधों पर 2 ऊर्जा हथियार लगे होते हैं। केवल बैरल छाती के कवच के ढांचे के ऊपर एक धुरी पर स्थित प्रतीत होते हैं जिससे फायरिंग के विकल्प बढ़ जाते हैं, जिससे ये अपेक्षाकृत प्राकृतिक दिखने वाले घुमावदार कवच के खोल के अंदर कम प्रोफाइल वाले लगते हैं। अरे, चूंकि सभी नई कोवेट्स कोमोरियन डिजाइन की हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि नई क्रूसेडर्स भी कोमोरियन पैटर्न की भारी मेचा होंगी? विंसेंट पूछता है, इतना उत्सुक कि वह अपने शब्दों पर लड़खड़ा रहा है। उस पैटर्न के भारी मेचा में नए कोवेट्स जैसा ही लचीला और घुमावदार डिजाइन है, और ये रिडेम्पशन पैटर्न की तुलना में कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं, जिससे ये दोनों मौजूदा इकाइयां बनी हैं। हालांकि इनकी अधिकतम गति उतनी तेज नहीं है जितनी स्टॉकर पैटर्न की, जिस पर तारित्स रेज बनाया गया था। इनमें बेहतर थ्रस्टर्स भी हैं, जिससे ये बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं, साथ ही अंतरिक्ष आधारित युद्ध के लिए ज्यादा फुर्ती भी। उनके बारे में एकमात्र अजीब बात यह है कि वे भारी हथियारों को अग्रबाहु पर रखना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें छोटे हाथ का लाभ मिलता है, लेकिन प्रतिक्षेप केंद्र से हट जाता है, इसलिए वे प्रक्षेप्य हथियारों के साथ थोड़ा कष्टकारी हो सकते हैं। यह शायद बहुत ज्यादा मांगना होगा। रिडेम्पशन पैटर्न मेचा के हथियारबंद अंग अपने टिकाऊ ऊपरी कवच के साथ सदियों से अच्छी तरह काम करते रहे हैं, और यह असंभव लगता है कि उनकी नई स्थापित इकाइयां इतनी भाग्यशाली होंगी कि उन्हें उनमें से एक भी मिल जाए। 3 नए मेचा तो दूर की बात है।
आखिरकार एक पूरी तरह से नई इकाई बनाने के लिए आवश्यक धन और संसाधनों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसी ग्रह के लिए जल्दबाजी में किए गए नवीनीकरण के बाद अपनी प्रस्थान करने वाली इकाइयों के पूरक के रूप में लौटने वाले दिग्गजों के मेचा का पुनः उपयोग करना बहुत आम है। यही एक बड़ा कारण है कि कैप्लर सेना अपने गिरे हुए मेचा को वापस पाने के लिए इतनी मेहनत करती है। इसलिए नहीं कि वे पवित्र हैं या कुछ और, बल्कि इसलिए कि उन्हें पूरी तरह से बदलना किफायती नहीं है, जबकि नष्ट हुई इकाई के अधिकांश हिस्से को एक नई इकाई में बदला जा सकता है। जब वे नई कार्वेट की प्रशंसा कर रहे थे, तब उनकी यूनिट की सूची सामने आई और फिर से ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी, और यह उतना ही बुरा था जितना मैक्स को डर था। 30 कॉर्वेट क्लास पायलट सभी स्थानीय विश्वविद्यालय के विशेष बल कार्यक्रम के स्नातक हैं। ध्यान से देखने पर वे सभी पिछले 12 महीनों में अकादमी से स्नातक हुए हैं, इसलिए उन्हें ग्रहीय रक्षा गश्ती का वास्तविक अनुभव भी नहीं है। फिर पैदल सेना की एक टुकड़ी है। पायलटों के विपरीत ये सैनिक विश्वविद्यालय नहीं गए थे। ये सभी अकादमी से नए हैं, जिनमें ग्रहीय रक्षा से चुने गए 10 सार्जेंट और स्थानीय मेयर की सुरक्षा रक्षा टीम से एक कमांडिंग अधिकारी शामिल हैं। कैप्टन, मैक्स ने रोस्टर पर अफसर का नाम दिखाते हुए पूछा। ये ब्रावो कंपनी के कमांडिंग अफसर के नाम जैसा ही है, इसलिए पूरी संभावना है कि दोनों रिश्तेदार हों। निको मैक्स को सिर हिलाकर इशारा करता है और कंप्यूटर पर टैप करना शुरू कर देता है। मैं इस पर हूं, देखते हैं। 9 साल पहले अकादमी से स्नातक किया था, बस भर्ती से चूक गया था। कैप्लर 111 एक भारी कृषि प्रधान दुनिया है, जहां पायलटों और सैनिकों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही औसत दर्जे का है, इसलिए उन्हें ज्यादा कृषि दशमांश के बदले में ज्यादातर भर्तियों से छूट दी गई है। स्थानीय पुलिस और मेयर की निजी सुरक्षा में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उनके तबादले की कोई वजह जरूर होगी। चुनने के लिए और भी कई अधिकारी हैं। हाँ, ये रही वजह। 8 साल से कम उम्र के 11 बच्चे, 9 अलग अलग माताओं के साथ। ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा अधिकारी के तौर पर उनका पूरा वेतन आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने कमांडर की भूमिका के लिए स्वेच्छा से काम किया। जब तक वह सेवा में रहेंगे, सेना उनके सभी बच्चों को भत्ते देगी, और उसके बाद वे सभी इतने बड़े हो जाएंगे कि वे अकादमी जा सकें, जिससे उन्हें वित्तीय दायित्वों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वह हमारे साथ बिल्कुल फिट बैठता है और हम दोनों को उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से सावधान रहना चाहिए। एरी हंसती है, जिससे मैक्स खर्राटे लेता है और उसकी खुशी में शामिल होने से बचने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर वह अपनी सीमा से बाहर चला जाए तो आप दोनों उसे आसानी से हरा सकते हैं। हाँ, आपको निश्चित रूप से उसके आकर्षण से सावधान रहना होगा। उसने नज़दीकी युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसकी सिस्टम कंपैटिबिलिटी डी रैंक की है, और फिर भी कैप्लर टर्मिनस पर उसे एफ रैंक माना जाता। मैक्स सहमत है। टर्मिनस में इतने प्रतिभाशाली पायलट हैं कि वे एफ रैंक के बच्चों को वहन कर सकते हैं जिनके पास वास्तव में किसी प्रकार की सिस्टम प्रतिभा है। पॉल मैक्स के ग्रह की शक्ति के स्तर पर विस्मय में पूछता है। हाँ, हमारे यहाँ उन बच्चों को डी रैंक देना पसंद किया जाता है जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन पैदल सेना प्रशिक्षण पास करने के लिए पर्याप्त ताकत है। विंसेंट सहमत हैं। मैक्स की राय में यह उनके लिए लगभग आत्मघाती है। डी रैंक भले ही ज्यादा न हो, लेकिन अकादमी के प्रशिक्षण के अंत तक उनके कुल आंकड़े कम से कम 50% बढ़ जाने चाहिए, जिससे वे अपने साथियों की तुलना में काफी मजबूत और तेज हो जाएंगे। चूंकि उनकी सारी पैदल सेना स्पेशल फोर्स प्रशिक्षण से आती है, मैक्स को पूरा विश्वास है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन इससे उन्हें बाकी बचे उन 25 लाख लोगों के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है जिन्हें लड़ने और मरने के लिए कक्षा में भेजा जा रहा है। पाठ्यक्रम सुधार में 1 घंटा बाकी है। अब्राहम कैप्लर अब कैप्लर 111 प्रणाली में प्रवेश कर रहा है। जहाज के इंटरकॉम की रोबोटिक आवाज सभी को सूचित करती है, जिससे हर खिड़की पर सैनिकों की भीड़ जमा हो जाती है। उन्होंने 10 सालों से घर नहीं देखा है, और हर कोई इस दृश्य को अपनी यादों में संजोए रखने के लिए उत्सुक है। आज के समारोह के बाद वे सैनिक नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे सम्मान और सुविधाओं के साथ सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक होंगे। हालांकि इस बार उनके बैच के बहुत कम लोग लौटे हैं, और यह ग्रह दशक में एक बार ही सैनिक भेजता है, इसलिए यहाँ वापसी एक बड़ी बात है। नागरिकों के बीच 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव और पूर्व सैनिकों के लिए कई औपचारिक कार्यक्रम, लेकिन औपचारिक समारोह से ज्यादा डेटिंग सेवा की तरह। बेशक उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि जब पहली बार यह आयोजन किया गया था तब वे छोटे बच्चे थे और अपने जीवन के दूसरे वर्ष से पहले ही अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस ग्रह को छोड़ रहे थे।
लेकिन इस उत्सव का असली कारण वे खुद नहीं हैं, बल्कि वे क्या दर्शाते हैं, ये है। हर 10वें साल उनके युवा लड़ने और मरने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि धरती को भोजन का दशमांश न भेजना पड़े, जिससे भविष्य में अभावग्रस्त वर्षों के लिए उनके भंडार भर जाएं और इस ज्यादातर ग्रामीण धरती पर सभी के जीवन में सुधार हो। दोनों कैप्टन कैटन आज सुबह ही किसी तरह एक दूसरे से मिले, जिंदगी, परिवार और उस कमांडर के बारे में बातें करते हुए, जो छोटा चचेरा भाई कल ज्वाइन करने वाला था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका बड़ा चचेरा भाई इतना आगे बढ़ गया है, अकादमी से सीधे एक नए चेहरे वाले सेकंड लेफ्टिनेंट कैडेट के रूप में निकला था। लेकिन अब दोनों बराबरी के स्तर पर हैं, बड़ा एक युद्ध नायक है और छोटा एक प्रसिद्ध प्लेबॉय और लापरवाह पिता है, जब वह स्थानीय राजनीति की पृष्ठभूमि में मूक अंगरक्षक नहीं होता। ब्रावो कंपनी के सभी सदस्यों को ये स्थिति बहुत मजेदार लग रही है, खासकर उन महिलाओं को देखने के बाद जिनके साथ छोटी चचेरी बहन थी। अकादमी में सिर्फ 1 साल का अंतर होने के कारण वे सभी बचपन से एक दूसरे से परिचित थे और दोनों चचेरी बहनें असली सुंदरता के बारे में बिल्कुल एक जैसे विचारों के साथ बड़ी हुई। हालांकि उम्मीद है कि बड़ी बहन को थोड़ी ज्यादा समझदारी होगी। कक्षा में प्रवेश करने के कुछ ही मिनट बाद अलार्म फिर से बजने लगे, जिससे संकेत मिला कि अब्राहम केपलर नए चालक दल को लेने के लिए अपने दुर्लभ ग्रहों में से एक पर उतरने वाला है। अगर इस प्रणाली का कोई उचित तारा आधार होता तो वे नए सदस्यों को वहीं से ले आते, लेकिन केपलर 111 के लिए केंद्र सरकार ने ऐसी कोई जरूरत नहीं समझी, इसलिए जमीन से सामान लादना ही उचित समय सीमा में इतने सारे लोगों को जहाज पर लाने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है। अब्राहम केपलर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन एंटी ग्रेविटी जनरेटर्स की मदद से ये बिना किसी ज्यादा वायुमंडलीय क्षति के और उल्कापिंड की तरह जमीन से टकराए बिना सुरक्षित रूप से कक्षा में प्रवेश करने में पूरी तरह सक्षम है। हालांकि ये पतवार की प्लेटिंग के लिए कठोर है, यही वजह है कि इसे ज्यादातर समय टाला जाता है। कोई भी ऐसे जहाज की मरम्मत में सैन्य संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहता जिसे क्षतिग्रस्त होने की जरूरत ही नहीं थी। आकाश से गिरते हुए अंतरतारकीय किले के हिलने और थरथराने की आवाज सैनिकों को नाचने के लिए एक लय देती है, और प्रवेश के दौरान सुरक्षित रूप से बंधे रहने और बैठे रहने की चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहां तक कि मैक्स भी ब्रावो कंपनी के सैनिकों के साथ नाचने के लिए मजबूर हो जाता है, जो प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच खुशी का एक अचानक होने वाला जश्न है। जहाज बिना किसी घटना के धरती पर उतरता है और जहाज के सभी हिस्सों से आदेश आने लगते हैं कि वे अपने लॉकर खाली कर लें और अंतिम जांच के लिए मंच क्षेत्रों में पहुंच जाएं। उसके बाद ही उनके निजी सामान को रसद विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा और घर वापसी परेड शुरू होगी। इसके साथ ही नाच गाना बंद हो जाता है और हर कोई अपना सामान लेने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि रसद प्रसंस्करण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम किया जाएगा और वे सभी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। इसलिए जब तक सारा सामान स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता, तब तक वे किसी भी प्रकार की बकवास या अतिरिक्त काम करने के मूड में नहीं हैं। स्टेलवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट मेचा हैंगर AE-86 को रिपोर्ट करें। लंबी कतार में अंतिम घोषणा है और 5 अधिकारी अब्राहम केपलर पर प्राथमिक मेचा कंपनी के अंतिम मेचा हैंगर की ओर बढ़ते हैं। लोडिंग कल से पहले शुरू नहीं होगी, जब सब कुछ उतारकर दूर ले जाया जाएगा, लेकिन उनके 2 क्रूसेडर पहले से ही वहां पहुंच चुके होंगे, जिन्हें उनकी नई यूनिट से मेल खाने के लिए हड्डी और कांसे से रंगा गया है। उन 2 मशीनों को नए रंग में देखना एक अजीब सा एहसास है। हाल ही में उन्होंने साथ में इतना कुछ झेला है कि उन्हें बदलना लगभग अपवित्रता जैसा लगता है। हालांकि स्टालवार्ट में बहुत कुछ बदल गया है। नए शोल्डर पैड्स पर प्लाज्मा शॉटगन, कवच के ऊपर एक अतिरिक्त आयन टाइप एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी और नया पावर प्लांट। इससे एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा होना चाहिए। आयन बैटरी के चमकीले सफेद ऊर्जा आवेश शॉटगन के प्लाज्मा आवेशों के चमकीले नीले रंग के विपरीत थे। निको ने सब कुछ फिर से ठीक करने और उन्नत करने में समय लगाया ताकि मैक्स की आदत के अनुसार सब कुछ वापस आ सके, इसलिए उसे बस क्रूसेडर के अतिरिक्त मारक क्षमता के साथ तालमेल बिठाना होगा। मैक्स के करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि तारित का क्रोध ज्यादा नहीं बदला है। यह अब भी पहले जैसा ही मूल स्वरूप है। दाईं ओर आयन विध्वंसक, बाईं ओर गॉन्टलेट जिस पर 2 रेल गन लगी हैं, लेकिन रेल गन का आकार बढ़ा दिया गया है। कॉकपिट के बगल में पतवार पर लगा संस्करण, जहां मैक्स के पास एक साधारण लेजर है, अब भी उतना ही छोटा है जितना पहले था। बीच में एक की बजाय दोनों कंधों पर एक एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियों के साथ लेआउट सादा और साफ सुथरा दिखता है, डिजाइन में लगभग न्यूनतम। आप सभी का स्वागत है। इस कार्यावधि के दौरान स्टालवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट नोकटेम रेजिमेंट से जुड़ी रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका स्वागत करने आऊं।
कार पे नोकटेम के पायलट और नोकटेम आर्मर्ड रेजिमेंट के नेता जनरल मॉन्स उनका स्वागत करते हैं। उनके एक कदम पीछे और दाईं ओर एक कर्नल चुपचाप खड़ा है। वह उनका सह पायलट होना चाहिए, लेकिन मैक्स देख सकता है कि इस अधिकारी को अतीत में किसी समय गले में गंभीर चोट लगी है और वह ऑगमेंटिक वोकल बॉक्स पहनना पसंद नहीं करता, इसलिए वे शायद बोल नहीं पा रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं जनरल, और हम आपकी देखभाल में रहेंगे, निको ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर और सलामी देकर जवाब दिया। मैं क्या हूं, कटा हुआ जिगर? मैक्स कर्नल के विचार सुनता है जब निको बोलना समाप्त करता है, जिससे वह हंसता है। कर्नल, तुम्हारा भी डरो मत, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मैक्स उस आदमी के विचारों का जवाब देता है। क्या बकवास है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो मेरी आवाज सुन सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बस चाटुकारिता कर रहा है। जनरल टेनेंट आपकी वर्दी के किसी भी हिस्से को चाटने पर नाराज होते हैं कर्नल, मैक्स ने गरिमा के साथ जवाब दिया, और जनरल मॉन्स हंस पड़े। अरे हाँ, मेरे सह पायलट कर्नल कार से मिलिए। हो सकता है कि मैं उन्हें ये बताना भूल गया हूं कि आपकी जन्मजात प्रतिभा मन पढ़ने से जुड़ी है। जनरल मॉन्स एक तरफा बातचीत में दखल देते हैं और कर्नल उन्हें गंदी नजर से देखते हैं। ओह, मुझे ये मत बताओ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम सच में बेवकूफ बन गए हो। जनरल अपने सह पायलट को डांटता है, जो अपने साथ हुई बचकानी शरारत पर बस सिर हिलाता है। यह आपकी यूनिट का हैंगर होगा, इसलिए आप इससे परिचित हो जाए। जाहिर है, नया स्टाफ अभी यहाँ नहीं आया है, लेकिन अगर आपको आपके ऑर्डर किए गए उपकरणों के लिए हैंगर की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, तो आप सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। पुरानी यूनिटों को रवाना करने के लिए परेड ग्राउंड में रिपोर्ट करने से पहले आपके पास 1 घंटा है, और फिर आपको कल सुबह 9 बजे अपनी नई यूनिट का स्वागत करने और उन्हें उनके क्वार्टर तक पहुंचाने के लिए वापस आना होगा। सारा डेटा आपके कलाई उपकरणों और आपके नए क्वार्टर में मौजूद डेटा टैबलेट्स पर भेज दिया जाएगा। जनरल अपनी बात खत्म करते हुए उन्हें एक संक्षिप्त संकेत देते हैं और अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। उनकी इकाई को अभी केवल सुदृढ़ीकरण मिल रहा है, लेकिन अभी भी कागजी कार्रवाई का भार बाकी है, और चूंकि जनरल टेनेंट जिम्मेदारी से बचने में माहिर हैं, इसलिए आने वाली इकाइयों के लिए लगभग सारा काम जनरल मोन्स की गोद में आ गया है। मैक्स ब्रावो कंपनी के जाने से पहले उनसे मिलने का निर्णय लेता है, जहां वह कैप्टन कैटन से मिलता है, जो उसे स्टालवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट के आने वाले कैप्टन को देने के लिए एक सीलबंद लिफाफा देता है। चूंकि हमें ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बस उसके लिए कुछ ऐसा छोड़ना चाहता था जिससे वह मुझे याद रखे। बस एक छोटा सा शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे लिए कुछ औरतें छोड़ी होंगी। उसे याद दिलाने के लिए कि वह किसके लिए लड़ रहा है। जख्मी अफसर हंसता है, उसकी गहरी आंखें उसके ताज़ा कटे हुए काले बालों के नीचे खुशी से चमक रही हैं।